अध्याय 24। विश्वास का व्यापार। बड़े पैमाने पर धोखा और उसके खतरनाक हथियार। विश्वास इंसानी कमजोरी या सबसे बड़ा हथियार। हर इंसान के भीतर एक स्वाभाविक भावना होती है, दूसरों पर भरोसा करने की, और यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी का खिलाड़ी अपने जाल बिछाता है। जितना ज्यादा भरोसा, उतनी ही ज्यादा धोखे की गुंजाइश। मैनिपुलेटर जानता है कि लोग अपनी पहचान, दूसरों की सच्चाई, यहां तक कि हकीकत को भी बस यूं ही मान लेते हैं, और यही ब्लाइंड ट्रस्ट उसका सबसे घातक हथियार बनता है। नकली पहचान सबसे बड़ा धोखा। सोचिए, कोई आपके सामने है, आपसे बात कर रहा है, नाम, जन्मतिथि, अतीत सब बता रहा है, और सब कुछ झूठ है। ना वो इंसान असली है, ना उसका नाम, ना उसकी कहानी। डार्क साइकोलॉजी के माहिर खिलाड़ी इतनी सफाई से नकली पहचान गढ़ते हैं कि सामने वाला उस पर पूरी तरह यकीन कर बैठता है। ये डिसेप्शन का सबसे खतरनाक रूप है, पूरी जिंदगी का झूठ। अब जानते हैं धोखे के आम विषय। डार्क मैनिपुलेटर्स अलग अलग विषयों पर धोखा देते हैं, लेकिन कुछ खास विषय हैं जिन्हें वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। 1. पैसा। धोखे की सबसे पुरानी वजह, मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईविल। कहावत शायद पूरी तरह सही ना हो, लेकिन यह बात सच है कि अधिकतर धोखे पैसों से जुड़े होते हैं। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए धोखा देते हैं, कुछ लोग अपनी गरीबी छुपाते हैं, कुछ अपनी अमीरी छुपाते हैं, और कुछ दूसरों की भावनाओं को लूटकर पैसा कमाते हैं। प्रोफेशनल बेगर्स, पेशेवर भीख मांगने वाले, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो गरीब और लाचार बनकर लोगों से पैसा ऐंठते हैं। कुछ लोग अपने शरीर पर जानबूझकर चोटें लगाते हैं, कुछ अपने ही बच्चों को नशे का आदी बना देते हैं ताकि वो दिखा सकें कि वो मजबूर हैं। ऐसे धोखे सिर्फ क्रूर नहीं, अमानवीय होते हैं। 2. वैवाहिक स्थिति। शादीशुदा या धोखेबाज। बहुत से लोग अपनी शादीशुदा पहचान छुपाते हैं ताकि नया पार्टनर फंसाया जा सके, शारीरिक या आर्थिक फायदा उठाया जा सके, या कई जगहों पर एक से ज्यादा शादियां की जा सकें। इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से हालात थोड़े मुश्किल जरूर हुए हैं, लेकिन माहिर धोखेबाज आज भी अपने झूठ को साफ साफ छुपा लेते हैं। फर्जी शादी का खेल। कुछ लोग शादीशुदा दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में शादीशुदा लोगों को ज्यादा भरोसेमंद समझा जाता है। कुछ लोग तो बीमा, टैक्स या सिंपैथी पाने के लिए मरा हुआ पति या पत्नी गढ़ लेते हैं। मेरे पति की मौत हो गई कहकर लोगों की हमदर्दी और पैसे कमाते हैं। 3. आपराधिक अतीत, छुपा हुआ अंधेरा। अगर किसी ने अतीत में गंभीर अपराध किए हैं तो जाहिर है वो नहीं चाहेगा कि नए रिश्तों में ये बात सामने आए। क्या हर ऐसा झूठ डार्क होता है? नहीं। अगर कोई इंसान डर के कारण अपने अतीत को छुपाता है, जैसे रिजेक्शन का डर, तो ये जरूरी नहीं कि वो डार्क मैनिपुलेटर हो। लेकिन अगर कोई जानबूझकर अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाता है ताकि बाद में वही अपराध दोबारा कर सके, तब ये डार्क साइकोलॉजी का सबसे घिनौना रूप बन जाता है। रेपिस्ट्स और हिंसक अपराधी। जब धोखा मौत से भी बुरा हो, कुछ लोग अपने भीतर छुपे बेमर्यादा विकारों को पूरा करने के लिए बार बार झूठ का सहारा लेते हैं। वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उनके ट्रस्ट को तोड़ते हैं, और फिर वही गुनाह दोहराते हैं। ऐसा इंसान किसी के भी लिए जानलेवा हो सकता है। इस अध्याय का सार: भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मैनिपुलेटर के लिए सबसे बड़ा हथियार। पैसे, रिश्ते और अपराध, ये 3 क्षेत्र डार्क डिसेप्शन के सबसे आम मैदान हैं। धोखा बड़ा हो या छोटा, अगर उसका मकसद दूसरे को नुकसान पहुंचाना है तो वो डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाता है। अध्याय 25। इरादों का भ्रम। जब धोखा होता है प्यार के नाम पर, दिल के पीछे का झूठ। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यही है, इंसानी भावनाओं का इस्तेमाल। मैनिपुलेटर्स को बखूबी पता होता है कि उनकी असली इच्छाएं, जैसे केवल शारीरिक संबंध या सिर्फ फायदा उठाना, अगर सामने आ गईं तो शिकार भाग जाएगा। तो क्या करते हैं ये लोग? वो बनते हैं प्यार करने वाले साथी और निभाते हैं समर्पित इंसान का अभिनय। जब इरादा होता है सिर्फ इस्तेमाल का, मान लीजिए कोई इंसान किसी से सिर्फ शारीरिक संबंध चाहता है, वो जानता है कि अगर ये सच्चाई सामने रख दी तो सामने वाला भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए
वो झूठ बोलता है या संकेत देता है कि वो प्यार और प्रतिबद्धता चाहता है। शिकार इस झूठ को सच मानकर अपने दिल के दरवाजे खोल देता है और फिर होता है इमोशनल शोषण। शातिर चाल, जैसा तुम चाहो वैसा मैं हूं। मैनिपुलेटर्स अक्सर अपने शिकार की कमजोरियां, जरूरतें और भावनात्मक रिक्तता पहचान लेते हैं। फिर वो खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बस वही है जिसकी उस समय शिकार को तलाश है। तुम्हें कोई समझने वाला चाहिए, मैं तुम्हें समझता हूं, जबकि हकीकत में ये सब बस धोखे की स्क्रिप्ट है। प्यार ही नहीं, दोस्ती में भी होता है धोखा। सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं, बल्कि आम दोस्ती या सहयोग के रिश्तों में भी मैनिपुलेटर्स अपने इरादे छुपाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मैनिपुलेटर किसी व्यक्ति से गहरा रिश्ता बनाना चाहता है ताकि उसे बाद में मानसिक रूप से काबू में किया जा सके, लेकिन शुरुआत में वो दिखाता है कि वो तो कैजुअल और फ्रेंडली है, कोई बड़ा प्लान नहीं, बस दोस्ती। और यही नो प्रेशर अप्रोच शिकार को असहजता से बचाता है और धीरे धीरे जाल में फंसा देता है। चैप्टर 26, धोखे के हथियार, वो 4 तरीके जिनसे झूठ बोला जाता है। अब तक आपने जाना कि मैनिपुलेटर्स किस तरह प्यार, संबंध और भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं वो विशेष टैक्टिक्स क्या हैं जिनसे ये लोग अपने झूठ को विश्वसनीय और प्रभावशाली बनाते हैं। ये एक सीधा झूठ, द ऑब्वियस लाई। सबसे आसान तरीका है झूठ बोल देना, लेकिन एक मैनिपुलेटर ऐसा नहीं है जो बस झूठ बोले और खत्म कर दे। वो पहले पहचानता है कि शिकार कितना भरोसा करने वाला है, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में झूठ भरता है और सबसे चौंकाने वाली बात, वो अपने झूठ को सच की परतों में लपेटता है। उदाहरण, मान लीजिए मैनिपुलेटर एक कहानी सुनाता है। 90% कहानी सच है और बस 10% हिस्सा धोखा है, लेकिन चूंकि पूरा किस्सा विश्वसनीय लगता है, वो 10% झूठ भी शिकार को सच्चा लगने लगता है। 2. आवाज और हावभाव का इस्तेमाल। बॉडी लैंग्वेज के झूठ कुछ मैनिपुलेटर्स सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि टोन और जेस्चर्स से भी सच्चाई का इल्यूजन पैदा करते हैं। सच बोलते समय जैसी आवाज होती है, वैसी ही आवाज में वो झूठ बोलते हैं। नतीजा, शिकार उस भावनात्मक संकेत को पहचानता है ना कि असली अर्थ को। 3. संकेत देना। इंप्लीकेशन का खेल कभी कभी झूठ सीधे नहीं बोला जाता, बल्कि इशारों में समझाया जाता है। यह तरीका सटल होता है पर असरदार। उदाहरण, अगर मैनिपुलेटर ये दिखाना चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो सीधे नहीं कहेगा मेरे पास बहुत पैसा है, बल्कि कहेगा हाँ यार, पिछली बार यूरोप में छुट्टियां मनाई, वहां भी यही घड़ी खरीदी थी। असलियत, घड़ी नकली है और वो कभी यूरोप गया ही नहीं, लेकिन इंप्लीकेशन से शिकार को यही लगेगा कि वो अमीर है। 4. प्लान बी। हर झूठ की बैकअप स्क्रिप्ट एक स्किल्ड मैनिपुलेटर हमेशा सोचता है, अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं क्या कहूंगा। हर विसंगति, हर शक, उसके पास उसका जवाब तैयार होता है, इसीलिए उसका झूठ बहुत कम बार पकड़ा जाता है। इस अध्याय का सार, जब किसी इंसान की भावनाओं को सिर्फ इस्तेमाल के लिए छुआ जाए तो वो धोखा सबसे गहरा होता है। डार्क मैनिपुलेटर्स अपने शिकार को झूठ, संकेत, अभिनय और हाव भाव से पूरी तरह भ्रमित कर देते हैं और उनका अंतिम उद्देश्य होता है नियंत्रण। अध्याय 27, धोखे की परतें, संकेत, चुप्पी और फरेब की काली रणनीति। संकेत, जब झूठ बोला नहीं जाता, बस समझा दिया जाता है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मेरे अकाउंटेंट के साथ टैक्स कम करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो हो सकता है वो सच बोल रहा हो या फिर कुछ छुपा रहा हो। मैनिपुलेटर्स अक्सर सीधा झूठ नहीं बोलते, वो संकेत देते हैं जिससे सामने वाला खुद ही सच मानकर कहानी गढ़ लेता है। ऐसा कहा भी गया है, तुम्हें जो सुनना है वही मैं कह रहा हूं, बिना कहे। संकेत कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई मैनिपुलेटर चाहता है कि आप सोचें वो बहुत अमीर है। वो कभी सीधा नहीं कहेगा मेरे पास करोड़ों हैं, बल्कि कहेगा मेरे टैक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इधर लंदन में एक प्रॉपर्टी है, पर वो सिरदर्द ही है, मर्सिडीज में ही बैठते बैठते थक जाता हूं यार। सच्चाई, उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन आप सोचते हैं ये तो अमीर है, सक्सेसफुल है। और जब कभी आप उस पर आरोप लगाते हैं तुमने तो कहा था कि अमीर हो,
तो वो कहता है, मैंने कब कहा, तुमने खुद मान लिया। यही है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, संकेत के जरिए झूठ बोलना, जिसे साबित करना लगभग नामुमकिन है। कल्पना में बीज बोना और शिकार खुद कहानी बना ले। अगर शिकार की कल्पना शक्ति तेज है तो मैनिपुलेटर को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वो बस एक लाइन बोलेगा, बाकी काम शिकार का मन खुद कर लेगा। कभी कभी तो इतना काम होता है यूरोप की ट्रिप्स भी टालनी पड़ती हैं। शिकार सोचने लगेगा, वो तो हर महीने विदेश जाता है, वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव होगा, उसका लाइफस्टाइल तो रॉयल है। हकीकत, वो शायद अपने घर का किराया भी वक्त पर न दे पाता हो। चुप्पी, जब सच्चाई को बस नजरअंदाज किया जाता है। अब बात करते हैं ओमिशन की, यानी सच को छुपाने की कला। ये झूठ नहीं होता, बस एक ऐसा सच होता है जिसे कभी जिक्र ही नहीं किया जाता। उदाहरण, अगर मैनिपुलेटर की पिछली शादी टूट चुकी है या जेल का अनुभव रहा है तो वो इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। बात को घुमा देगा या ध्यान भटका देगा या कहेगा, ये बहुत दर्दनाक दौर था, उस बारे में मत पूछो। आप सोचेंगे शायद वो बहुत भावुक है, सेंसिटिव सोल है, लेकिन असल में वो आपको कुछ छुपा रहा है। भावनात्मक बाढ़, इमोशनल फेंस स्ट्रैटेजी मैनिपुलेटर्स कई बार किसी विषय के इर्द गिर्द भावनात्मक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। उस समय को याद करना बहुत तकलीफ देता है। अब आप खुद ही उस मुद्दे से दूर हो जाते हैं। अगर फिर भी आप पूछें तो वो दुखी हो जाएगा, गिल्ट इंड्यूस करेगा और कहेगा, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, और आप चुप हो जाएंगे। सच्चाई जानने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। फरेब, फ्रॉड, जब धोखा बन जाए दस्तावेजों में बंद। झूठ अब बात करते हैं सबसे खतरनाक स्तर की, फ्रॉड। यह वो स्तर है जहां मैनिपुलेटर झूठ बोलता नहीं, बल्कि झूठ को असली साबित करने के लिए नकली सबूत बना लेता है। नकली डिग्रियां, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, झूठे पहचान पत्र, फोटोशॉप किए गए बैंक स्टेटमेंट। उदाहरण, वो सीधा नहीं बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, बल्कि आप उसके घर में एक फ्रेम में सर्टिफिकेट देखेंगे, आप खुद मान लेंगे। अगर दीवार पर है तो सच ही होगा। डिजिटल युग का धोखा, आज के समय में यह फ्रॉड और भी आसान हो गया है। एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स, फेक वेबसाइट्स, डीप फेक वीडियोस। एक स्किल्ड मैनिपुलेटर सिर्फ आपकी आंखों नहीं, आपके भरोसे को भी हाईजैक कर लेता है। फ्रॉड के प्रकार, व्यक्तिगत और पेशेवर। व्यक्तिगत धोखे, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा नकली रिपोर्ट बनाकर संबंध बनाना, शादी के नाम पर पहचान छुपाना और पैसे लेकर फरार हो जाना। प्रोफेशनल धोखे, नकली डिग्री से नौकरी पाना, फर्जी पहचान से कंपनी में घुसना, बैंक लोन लेकर गायब हो जाना। डबल डिसेप्शन, जब खुद को शिकार दिखाया जाता है, मैनिपुलेटर्स एक और चाल चलते हैं। मैं तो खुद धोखे का शिकार हुआ हूं। जब आप उन्हें पकड़ते हैं तो वो एक्ट करते हैं कि आपने ही उन्हें धोखा दिया है। तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, तुम तो बस मेरा फायदा उठाना चाहते थे। अब आप शर्मिंदा महसूस करेंगे और सारा शक उनके झूठ से हट जाएगा। इस अध्याय का सार, डिसेप्शन कई रंगों में आता है। संकेत, चुप्पी, झूठ या फरेब, और अक्सर मैनिपुलेटर खुद को मासूम बनाकर शिकार को दोषी बना देता है। सबसे बड़ा खतरा फ्रॉड है, जो आपके भरोसे पर सबसे गहरा घाव छोड़ता है। अध्याय 5, धोखे के गहरे जाल में। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ छिपा होता है। ऐसी भावनाएं, इच्छाएं या इरादे जिन्हें वे दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहते। और अगर ये इच्छाएं सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हों तो एक चालाक धोखेबाज उन्हें छिपाने के लिए मासूमियत की परत ओढ़ लेता है। मान लीजिए कोई इंसान किसी से केवल शारीरिक संबंध के लिए आकर्षित है। वो जानता है कि अगर उसने ये बात खुलकर कह दी तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा। तो फिर क्या करता है वह? वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ का भ्रम पैदा करता है। वो अपने इरादों को प्रेम और वचनबद्धता के रंग में रंग देता है और शिकार बनता है वो इंसान जो सच्चे जुड़ाव की तलाश में है। धीरे धीरे जब तक असलियत सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भावनाओं का छलावा धोखेबाज सबसे ज्यादा छिपाता है अपने असली जज्बात। वो अपने आप को ऐसा दिखाता है जैसा शिकार उसे देखना चाहता है। कई बार वो व्यक्ति ऐसे समय में आता है जब आप अकेले हों,
टूटा महसूस कर रहे हों या जीवन में किसी सहारे की तलाश कर रहे हों, वो आपकी कमजोरियों का अध्ययन करता है। आपकी मनस्थिति, डर, जरूरतें सब जानकर अपने आप को ऐसा बना लेता है जैसे कि वो आपकी जरूरत का हल है। सिर्फ प्रेम में नहीं, हर रिश्ते में, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो या दोस्ती का, धोखा केवल झूठ बोलने से नहीं होता, बल्कि सच को छिपाने, गलत संकेत देने या फिर पूरे सच को न बताने से भी होता है। इन्हीं तरीकों से व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ता है। बिना आपका हाथ पकड़े वो आपकी सोच को पकड़ लेता है। 4 शक्तिशाली तरीके जिनसे धोखा दिया जाता है। अब हम जानेंगे 4 मुख्य टूल्स जिनका इस्तेमाल करके एक मनोवैज्ञानिक धोखेबाज अपने जाल को बुनता है। वेट, झूठ बोलना, लाइंग सबसे सामान्य तरीका, लेकिन एक चतुर धोखेबाज कभी 100% झूठ नहीं बोलता। वो 90% सच बोलकर उसमें 10% जहर घोल देता है। वो जहर जो हमें पता भी नहीं चलता कि निगल चुके हैं। वो झूठ ऐसे बोलता है जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, जिसमें हाव भाव, आंखें, आवाज सब कुछ इतना सच्चा लगता है कि दिमाग सवाल करना छोड़ देता है। 2. इशारों से भ्रम फैलाना, इम्प्लीकेशन। यहां धोखेबाज कुछ नहीं कहता, सिर्फ संकेत देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खुद को अमीर दिखाना चाहता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो कहेगा, यार मेरा अकाउंटेंट बड़ी टेंशन देता है, टैक्स बचाने में बहुत वक्त लग जाता है। यहां उसने सीधे तौर पर अपनी संपत्ति का जिक्र नहीं किया, लेकिन शिकार के मन में एक कल्पना जग गई कि ये व्यक्ति तो बहुत अमीर है। अगर बाद में सवाल उठे तो धोखेबाज कह सकता है, मैंने कब कहा मैं अमीर हूं, और तकनीकी रूप से वो झूठ भी नहीं बोल रहा। 3. सच को छिपाना, ओमिशन। सच को बताने की बजाय उसे कभी जिक्र ही न करना। मान लीजिए उसके अतीत में कोई गहरा राज है, जैसे कोई गिरफ्तारी, तलाक या धोखा, तो वो कभी उसका जिक्र नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसे पल साझा करेगा जो मासूम और अच्छे दिखते हों। और अगर कभी वो विषय आ भी जाए तो कह देगा, वो द्वार बहुत दर्दनाक था, बात नहीं करना चाहता। इससे न केवल बात टल जाती है, बल्कि आप खुद को गुनहगार महसूस करने लगते हैं कि आपने वो सवाल पूछा भी क्यों। 4. धोखाधड़ी, फ्रॉड। सबसे खतरनाक स्तर, अपराध की हद तक। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि झूठे दस्तावेज, नकली कहानियां और साक्ष्य तक तैयार किए जाते हैं। कोई कहे, मैं डॉक्टर हूं, और फिर एक नकली डिग्री कमरे में सजाकर रख दे ताकि आप खुद देख लें। ये लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज खुद सामने से दिख जाए तो उस पर सवाल नहीं उठते। अब इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की मदद से ये धोखाधड़ी और भी आसान हो गई है। तुम ही झूठे हो, डिसेप्शन विद इन डिसेप्शन। जैसे ये सब काफी नहीं था, एक और लेयर जुड़ती है जब धोखेबाज खुद को पीड़ित दिखाने लगता है। वो कहेगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी भावनाओं से खेल रहे हो। और इस तरह असली शिकार आप बन जाते हैं और शक की उंगली खुद पर उठती है। अब हम प्रवेश करते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 6, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। यहां हम जानेंगे एक और रहस्यमयी लेकिन वास्तविक हथियार के बारे में, सम्मोहन, जिसे आज भी लोग केवल नाटकीय घड़ी झुलाने वाला खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। सम्मोहन की सूक्ष्म चालें। जब शब्द हथियार बन जाते हैं, इंसानी दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनता है जो सबसे आसान हो, और एक कुशल सम्मोहक, हिप्नोटिस्ट, इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाता है। जब कोई बात सीधे कहने की बजाय किसी दूसरी मासूम सी बात के पीछे छिपाई जाती है, तो हमारा दिमाग उसे बिना सवाल उठाए स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिए, किसी का कहने का अंदाज, आवाज की लय या बोलने का टोन, इन सब का प्रयोग इस तरह किया जा सकता है कि आपकी चेतना को बाईपास करके बात सीधा अवचेतन, सबकॉन्शियस में चली जाए। स्वर, शैली और टोन का खेल मान लीजिए। कोई व्यक्ति जब भावुक होता है तो उसकी आवाज धीमी, गहरी और धीमे लय में बदल जाती है। एक चालाक सम्मोहक इस खास शैली को नोट कर लेता है। फिर जब वो खुद कोई सुझाव देना चाहता है, उसे उसी भावुक आवाज में, उसी लय में और एकदम वैसी ही शैली में कहता है। परिणाम, शब्द शिकार के दिल में सीधे उतर जाते हैं और वो ये भी नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हुआ। और जब सुझाव खत्म हो जाता है तो सम्मोहक फिर से अपनी सामान्य बातचीत वाली टोन में लौट आता है। पीड़ित को पता ही नहीं चलता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ।
महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग। जब शब्दों की चाबी बनाई जाती है, हर इंसान के पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे वे गहराई से जुड़ते हैं। जैसे कोई शब्द जो वो सिर्फ तब इस्तेमाल करता है जब वो बेहद दुखी, क्रोधित या रोमांचित होता है। एक डार्क सम्मोहक इन्हीं शब्दों को पहचान कर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब वो वही शब्द बोलता है तो पीड़ित का अवचेतन तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने लगता है, बिना किसी चेतावनी के। इस तरह का खेल पीड़ित के मन पर बहुत गहरा असर डालता है। गैर शब्दात्मक सम्मोहन, नॉन वर्बल हिप्नोसिस। जब शब्द जरूरी नहीं होते, अब हम उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, जहां केवल एक नजर, एक हाव भाव या कोई खास पर्यावरणीय संकेत ही काफी होता है। और ये बातें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आम इंसान उन्हें कभी महसूस नहीं कर पाता। आंखों की भाषा, डर जगाने का गुप्त संकेत मान लीजिए। कोई सम्मोहक चाहता है कि वो अपने शिकार में घबराहट की भावना किसी खास इशारे से जोड़ दे। वो हर बार जब पीड़ित घबराता है तब अपनी आंखों से एक खास मशन करता है, जैसे पलक झपकाना या तेज घूरना। समय के साथ पीड़ित का अवचेतन उस इशारे को घबराहट से जोड़ देता है। फिर एक दिन सिर्फ वही आंखों का इशारा कर देने से पीड़ित में वैसी ही भावना जाग जाती है, बिना कोई कारण, बिना कोई शब्द। पर्यावरणीय सम्मोहन, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। अब सोचिए, जब आप स्कूल में थे और प्रिंसिपल के कमरे में बुलाया गया था, सिर्फ वहां पहुंचने से ही डर लगने लगता था, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उस जगह को डर से जोड़ लिया था। एक जगह, एक माहौल, वो खुद एक भावनात्मक बटन बन गया। डार्क सम्मोहक इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को बार बार एक खास कैफे में लेकर जाता है और वहां हर बार उससे कोई बड़ी मंजूरी मांगता है, धीरे धीरे पीड़ित का मन उस कैफे को हाँ कहने की जगह के रूप में पहचानने लगता है। अब अगली बार जब सम्मोहक वहां कुछ कहेगा, जवाब हाँ ही निकलेगा, क्योंकि पर्यावरण ही सम्मोहन बन चुका है। कौन होता है सबसे आसान शिकार? सच तो यह है कि सम्मोहन हर किसी पर एक समान प्रभाव नहीं डालता। कुछ लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा जल्दी सम्मोहित होते हैं। पर क्यों? क्योंकि सम्मोहन की चाबी है कमजोरी। शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कमजोरी। जिन लोगों ने हाल ही में कोई गहरा दर्द, धोखा, अस्वीकृति या अकेलापन झेला हो, वे अक्सर इन गुप्त संकेतों और सुझावों के लिए खुले हुए द्वार की तरह होते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे ऐसे कौन से हालात हैं जो किसी को सम्मोहन के प्रति संवेदनशील बना देते हैं। एक सम्मोहक कैसे किसी की कमजोरी को और बढ़ा देता है ताकि वो कभी निकल ही ना पाए। अध्याय 6, सम्मोहन, मन के दरवाजे खोलने वाली चाबी। भाग 3, जब कमजोरियां बन जाई। हथियार कमजोरी की उस दरार से शुरुआत होती है जहां रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा घुसता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो हमारी आंतरिक स्थिरता और विश्वास को हिला देता है। कोई गंभीर रिश्ते का टूटना, कोई अपना खो देना या अचानक नौकरी का जाना, ये अनुभव हमें भीतर से तोड़ देते हैं। ऐसे ही समय पर जब हम खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, एक चालाक सम्मोहक हमें नोटिस करता है। उसे पता होता है अब ये इंसान निश्चितता की तलाश में है। हमारा दिमाग चाहे कितनी भी उथल पुथल हो रही हो, समझना चाहता है, किसी चीज को पकड़ना चाहता है जो उसे सही महसूस हो। यही मौका होता है जब सम्मोहक वो पकड़ बनने का ढोंग करता है। पूर्व निर्धारित और कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई कमजोरी। दोहरी मार। हर शिकार में दो तरह की कमजोरी होती है। पहले से मौजूद भावनात्मक दरारें, जैसे अकेलापन, आत्मसंदेह या हाल ही में हुई कोई क्षति। सम्मोहक द्वारा बनाई गई और बढ़ाई गई कमजोरी, जो समय के साथ गहराई तक जाती है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो शिकार को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जाता है जहां उसकी मर्जी, सोच और भावनाएं सब सम्मोहक के हाथ में होती हैं। एक योजना जो दुख में शुरू होती है और लालच से फलती है। मान लीजिए एक सम्मोहक को पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा? वो ढूंढेगा किसी ऐसी औरत को जो हाल ही में विधवा हुई हो, बहुत धनवान हो और बेहद असुरक्षित महसूस कर रही हो।
वो उसके जीवन में धीरे धीरे सुरक्षा और सहारा का प्रतीक बन जाएगा, और एक ही समय में उसकी अंदरूनी पीड़ा और अकेलेपन को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। आखिरकार शिकार के लिए पूरी दुनिया एक नरक बन जाएगी, और उस नरक से उसका इकलौता रास्ता वही सम्मोहक होगा जिसने यह नरक रचा था। स्थितिजन्य कमजोरी, सिचुएशनल वल्नरेबिलिटी। जब पल भर में दरवाजा खुलता है, यह केवल भावनात्मक स्थिति नहीं होती जो शिकार को कमजोर बनाती है, बल्कि वो पल, वो माहौल और वो बातचीत का अंदाज भी एक अस्थायी कमजोरी बना सकता है। एक चालाक सम्मोहक इसे पहचानने के लिए मिररिंग टेस्ट का सहारा लेता है। वो खुद कोई छोटा सा इशारा करता है, जैसे हाथ हिलाना या ठोड़ी सहलाना। अगर सामने वाला बिना सोचे समझे उसी इशारे को दोहराता है, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति सिचुएशनली वल्नरेबल है। ये एक ग्रीन सिग्नल है। अब दिमाग में उतरने का समय है। जब दोनों कमजोरियां एक साथ हों, तब शुरू होता है असली खेल। यदि कोई पहले से ही किसी गहरी जीवन परिवर्तनकारी स्थिति से गुजर रहा हो और उसी समय वो किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां वह सम्मोहक के जाल में आसानी से फंस जाए, तो उसे नियंत्रण में लेने का मौका 100% बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है डार्क सम्मोहन का सबसे खतरनाक हिस्सा, NLP। वो मनोवैज्ञानिक हथियार जो परमाणु बम से कम नहीं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एक ऐसी तकनीक जिसे अगर अच्छे लोग अपनाएं तो उससे प्रेरणा और आत्मविकास होता है। लेकिन अगर ये किसी अंधे इरादों वाले इंसान के हाथ लग जाए, तो ये किसी साइकोपैथ के हाथों परमाणु बम सौंपने जैसा है। और यही होता है जब डार्क सम्मोहक NLP को अपनी मानसिक रणनीति में जोड़ता है। एंकरिंग, भावना को बांधने की कला। एंकरिंग का अर्थ है किसी भावनात्मक स्थिति को किसी बाहरी संकेत से जोड़ देना। उदाहरण के लिए, अगर सम्मोहक चाहता है कि आप भय महसूस करें, तो वो आपको उस स्थिति में लाकर एक खास शारीरिक इशारा करेगा, जैसे उंगली मोड़ना या आंखें घुमाना। फिर जब भी वो वही इशारा दोहराएगा, आपका अवचेतन वही डर दोबारा महसूस करेगा, बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई कारण दिए। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने पावलोवियन कंडीशनिंग में सुना होगा। आगे क्या आएगा? NLP के और कौन कौन से तकनीकें होती हैं जो शिकार के दिमाग को तोड़ती हैं? एक साधारण बातचीत को एक सम्मोहन की जंजीर में कैसे बदला जाता है? अध्याय 6, सम्मोहन, मन के दरवाजे खोलने वाली चाबी। भाग 4, दिमाग के तार जो बाहर से खींचे जाते हैं। इमोशन प्लस जेस्चर, नियंत्रण की चुपचाप बनाई गई डोरियां। अब तक हमने एंकरिंग के बारे में जाना, यानी भावनाओं को किसी बाहरी संकेत से जोड़ना। लेकिन सबसे खतरनाक सम्मोहक इसे एक बेहद गुप्त और धूर्त तरीके से अपनाते हैं। वे महीनों तक धीरे धीरे, बिना शिकार को कुछ महसूस कराए, उसके दिमाग में कई भावनात्मक एंकर बिठा देते हैं। हर मुस्कान, हर सिर हिलाना, हर तसल्ली का लम्हा शिकार के अवचेतन में उस सम्मोहक को एक भावनात्मक बटन की तरह दर्ज कर देता है। अब जब चाहे सम्मोहक उस बटन को दबा सकता है और शिकार की भावनाएं उसकी मर्जी से बदलने लगती हैं। एंकर स्टैक, जब भावनाएं खेल बन जाएं, कभी सोचा है अगर कोई आपको प्यार में डुबो दे, फिर अचानक डर में झोंक दे और फिर उसी पल फिर से प्यार का एहसास दे? यही है एंकर स्टैक। एक के बाद एक तीव्र भावनाओं की बांट, प्यार, डर, फिर प्यार। इतनी तेजी से ये भावनात्मक झटके दिए जाते हैं कि शिकार का दिमाग संवेदना से शून्य हो जाता है और फिर वो मिट्टी की तरह सम्मोहक के हाथों में ढलने लगता है। रिफ्रेमिंग, सोच को दोबारा गढ़ने की कला। कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता जब तक हम उसे वैसा मान ना लें। यही कहावत है रिफ्रेमिंग का मूल। रिफ्रेमिंग का मतलब होता है एक ही सच्चाई को ऐसे ढंग से पेश करना कि सुनने वाले की सोच और भावना बदल जाए। मान लीजिए शिकार कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने रैचल से काफी दिनों से बात नहीं की, मैं उसे मिस करता हूं। सम्मोहक जवाब देगा, मुझे पता है तुम्हें रैचल जैसी चीजों से नफरत हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इतने समझदार हो कि इस आजादी से प्यार कर सको। क्या हुआ यहां? नफरत शब्द को जोड़ा गया रैचल से और प्यार जोड़ दिया गया आजादी से। साथ ही शिकार के अहंकार को छू लिया, उसे समझदार कहकर। इससे शिकार का दिमाग वही फ्रेम अपनाता है जो सम्मोहक उसे दिखाना चाहता है। फ्यूचर पेसिंग, भविष्य की यात्रा शिकार के मन के भीतर
फ्यूचर पेसिंग शायद सबसे खतरनाक सम्मोहन तकनीकों में से एक है। यह शिकार को मानसिक रूप से भविष्य में ले जाकर उसके वास्तविक व्यवहार को बदलने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए सम्मोहक चाहता है कि शिकार अगली बार जब तनख्वाह पाए तो वह उदार बने। वो कहेगा, कल्पना कीजिए कि आप अपनी अगली सैलरी पा रहे हैं। कैसा लगता है उसे छूकर? उसके नोटों की खुशबू कैसी है? आपके आसपास क्या दिख रहा है? और फिर जोड़ देगा, अब सोचिए, आप उस पैसे का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को दे रहे हैं, क्योंकि आप वैसे ही हैं, दयालु और सही काम करने वाले। अब शिकार का दिमाग उस भविष्य को वास्तविक मानने लगता है, और जब वो वास्तविक समय आता है तो शिकार वो व्यवहार करता है जिसकी पूर्व संस्कृति सम्मोहक पहले ही बो चुका होता है। 35% सामान्य, 5% घातक। सबसे चतुर सम्मोहक कभी अपनी तकनीकों को ज्यादा नहीं दिखाते। वो अपने शिकार के साथ 85% सामान्य व्यवहार करते हैं, मुस्कुराना, बातें करना, भरोसा बनाना, और सिर्फ 5% वक्त में सम्मोहन की असली चालें चल दी जाती हैं। पर यही 5% इतना गहराई से मन में समा जाता है कि शिकार को कभी शक भी नहीं होता कि उसने अपनी सोच का नियंत्रण किसी और को सौंप दिया है। अध्याय 7, भाग 2, द न्यू नॉर्मल और वैचारिक ब्रेन वॉशिंग। द न्यू नॉर्मल। जब असामान्यता ही सामान्य लगने लगे, जब हम कल्ट्स की बात करते हैं तो उनका सबसे ताकतवर हथियार होता है द न्यू नॉर्मल, यानी नया सामान्य। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये नया सामान्य होता क्या है? असल में यह एक ऐसी रणनीति है जिससे कोई कल्ट किसी व्यक्ति के मन में अपने विचारों और नियमों को सामान्य, स्वीकार्य और सकारात्मक बना देता है। भगवान को इंसान बनाना और इंसान को गुलाम। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे तो बाहर की दुनिया में यह बात कितनी अजीब लगेगी। लेकिन कल्ट के अंदर, जहां हर कोई यही कर रहा है, तो न करना अजीब लगने लगता है। ये सब कुछ होता है लगातार सामाजिक पुष्टि, परसिस्टेंट सोशल रीइंफोर्समेंट के जरिए। कल्ट्स एंड ड्रग्स दोनों एक जैसे, एक तरह से कल्ट्स ड्रग डीलरों जैसे होते हैं। शिकार यानी पीड़ित पहले से ही अपनी जिंदगी में किसी खालीपन को भरने की कोशिश में होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पहली बार नशा खुद ही ढूंढ कर करता है, वैसे ही कोई कल्ट का रास्ता भी पीड़ित खुद ही खोज लेता है। यहां कल्ट को किसी पर विचार थोपने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही किसी सच्चाई, समर्थन या मकसद की तलाश में होता है। यही पहले से मौजूद खोज और मानसिक तैयारियां ब्रेन वॉशिंग को इतना असरदार बनाती हैं। आदर्शवाद या आइडियोलॉजी जब विचार बन जाए, भगवान कल्ट्स के साथ साथ आइडियोलॉजी या वैचारिक ढांचे भी ब्रेन वॉशिंग के आम अड्डे बन चुके हैं। लेकिन अंतर क्या है? कल्ट्स में ब्रेन वॉशिंग का केंद्र होता है एक व्यक्ति यानी लीडर, जबकि वैचारिक ब्रेन वॉशिंग में केंद्र होता है एक विचार, एक सोच, एक दर्शन। ब्रेन वॉशिंग जो एक व्यक्ति से परे हो जाती है, कल्पना कीजिए धार्मिक उग्रवाद या आतंकवाद की, जहां किसी आइडियोलॉजिकल लीडर को मार देने के बाद भी उसकी मौत को शहादत बना दिया जाता है। जैसे ओसामा बिन लादेन की मौत ने उसकी विचारधारा को कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी आकर्षक बना दिया। अब वो विचार और भी पवित्र बन जाता है और नवयुवकों के लिए एक नया आकर्षण बन जाता है। यह है आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग की शक्ति। मासूम दिखने वाली चीजें भी कर सकती हैं ब्रेन वॉशिंग। अब जरा एक पॉप म्यूजिक बैंड की बात करें। कई किशोर फैन अपने पहचान, खुशी और अपनापन की भावना किसी बैंड से जोड़ लेते हैं। यहां तक कि जब कोई बैंड सदस्य बैंड छोड़ देता है तो कुछ फैंस रेजर ब्लेड से खुद को नुकसान तक पहुंचाते हैं। अब सोचिए, अगर अनजाने में मासूम तरीके से यह प्रभाव इतना गहरा हो सकता है, तो जानबूझकर सुनियोजित तरीकों से किया गया ब्रेन वॉश कितना भयानक हो सकता है। 1on1 ब्रेन वॉशिंग। सबसे गहरी घुसपैठ। अब बात करते हैं व्यक्तिगत ब्रेन वॉशिंग की, जहां शिकार एक समूह नहीं, एक व्यक्ति होता है। यहां समूह की सामूहिक पुष्टि नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत संबंध काम करता है। यह रिश्ता इतना मजबूत हो सकता है कि ब्रेन वॉश करने वाला व्यक्ति हर विचार, हर भावना को शिकार की जरूरतों और अनुभवों के अनुसार ढाल देता है। समूह में नियम एक जैसे होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ब्रेन वॉश में नियम
व्यक्ति के मुताबिक गढ़े जाते हैं। यही वजह है कि एक से एक संबंध आधारित ब्रेन वॉशिंग अक्सर और ज्यादा असरदार होती है। अध्याय 7 भाग 3 ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया। शुरुआत होती है शिकार के मानसिक हालात से। अब जबकि आप जान चुके हैं कि ब्रेन वॉशिंग क्या है और कहां होती है, अब हम चलें उस रहस्यमयी रास्ते पर जहां से ब्रेन वॉशिंग की असली प्रक्रिया शुरू होती है। पर इससे पहले हमें समझना होगा कि शिकार यानी पीड़ित की मानसिक और सामाजिक स्थिति कितनी अहम होती है। ब्रेन वॉशिंग हर किसी पर नहीं चलती। यह सिर्फ उन्हीं पर असर करती है जो अंदर से कुछ ढूंढ रहे हों, कुछ टूट चुका हो, कुछ खालीपन सा हो जीवन में। जब पुरानी दुनिया बिखरती है, नया झूठ आसान बनता है। वो लोग जो हाल ही में कोई गहरा सदमा, प्रियजन की मृत्यु या जिंदगी का बड़ा नुकसान झेल चुके हों, वे ब्रेन वॉशिंग के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। जैसे कुछ पश्चिमी पुरुष जो किसी दोस्त या रिश्तेदार की मौत के बाद सीरिया जैसे देशों में जाकर आत्मघाती हमलावर बन गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी पुरानी दुनिया बिखर चुकी थी और ब्रेन वॉश करने वालों ने एक नई यकीनी दुनिया का प्रस्ताव रखा, चाहे वो दुनिया कितनी भी हिंसक क्यों ना हो। मानवीय लगने वाला ब्रेन वॉशर। असली खतरा यही है। आम लोग ब्रेन वॉशर को पागल, चिल्लाने वाला कोई सनकी समझते हैं, पर असल जिंदगी में ब्रेन वॉशर अक्सर शांत, समझदार और बेहद आत्मविश्वासी इंसान की तरह सामने आता है। जरा सोचिए, आप एक बेघर इंसान हैं और कोई सेलिब्रिटी आकर आपको दोस्त बना ले। वही एहसास होता है किसी ब्रेन वॉशिंग के पहले चरण में। भरोसा और अपनापन। पहला जाल ब्रेन वॉशर सबसे पहले भरोसे और समानता का एक झूठा रिश्ता बनाता है। सतही समानताएं जैसे तुम्हें भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी। गहरी समानताएं जैसे तुम्हारे पिता की मौत हुई थी, अरे मेरे भी। भले ही वो झूठ हो, पर कन्विंसिंगली बताया जाएगा। इस तरह धीरे धीरे शिकार को लगेगा कि वो ब्रेन वॉशर के साथ एक आत्मीय बंधन साझा कर रहा है। उपहार और एहसान। जब दिल झुकता है शुरुआती चरण में, ब्रेन वॉशर अक्सर शिकार को कुछ तोहफे देता है, जैसे खाना खिलाना, गिफ्ट भेजना या कोई उपयोगी चीज जैसे मोबाइल, कपड़े वगैरह। इससे शिकार के दिल में कृतज्ञता और एहसानमंदी का भाव आता है। वो तो इतना अच्छा है, उसने मुझे दिया, समझा, सुना। यही सोच रक्षात्मकता को कम कर देती है। युद्धबंदियों के साथ भी यही होता है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कोरियन वॉर तक जब अमेरिकी सैनिक बंदी बनाए जाते थे तो दुश्मन उन्हें अमेरिकन सिगरेट्स देता, सम्मान से बातचीत करता। शत्रु से इतनी मानवता की उम्मीद न थी और इसी असमान व्यवहार से पीड़ित का दिमाग सॉफ्टन हो जाता था और अगला चरण आसान बनता था। यूटोपियन समाधान। जब सपनों की दुनिया सजा दी जाती है, एक बार भरोसे और अपनापन की नींव जम जाए, तो अगला चरण है परम समाधान की पेशकश। अब ब्रेन वॉशर धीरे धीरे शिकार से मिली शिकायतों, दुखों और समस्याओं का एक एक हल पेश करता है, लेकिन बहुत ही सामान्य और नॉन फोर्सफुल तरीके से। तू हमेशा अकेला महसूस करता है ना? हमारे ग्रुप में सब भाई जैसे हैं। जिंदगी में मकसद चाहिए, हमारी विचारधारा ही है असली मकसद। यह सब इस तरह किया जाता है कि शिकार को लगे ये तो मेरे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल रहे हैं। सोच का अपहरण कैसे होता है? कल्पना कीजिए, एक सामान्य इंसान जिसकी दुनिया अभी अभी टूटी है, उसे जवाब चाहिए, उसे दिशा चाहिए, और यहीं प्रवेश होता है उस व्यक्ति का जो उसे नया सामान्य सिखाता है। नया सामान्य वह माहौल होता है जहां कुछ भी असामान्य धीरे धीरे सामान्य लगता है, जैसे किसी को ईश्वर मानना या आत्मघाती हमला करना। यह सब एक खास सामाजिक रणनीति से होता है, लगातार सामाजिक पुनः पुष्टि। जब एक समूह में सभी लोग किसी विश्वास को सच मानते हैं, तो नया सदस्य भी उसे सच मानने लगता है। बिल्कुल जैसे एक नशा। पहले तो आप खुद उसकी तलाश करते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन ये केवल पंथों तक सीमित नहीं है। आदर्शवादी विचारधाराएं भी यही करती हैं। जहां एक पंथ अपने नेता की पूजा करवाता है, वहीं एक विचारधारा आपको किसी विचार पर विश्वास करना सिखाती है, भले ही वह विचार आपको हिंसा या आत्म बलिदान की ओर ले जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया केवल कट्टरपंथी धर्म या आतंकवाद तक ही सीमित नहीं है।
ये तो पॉप म्यूजिक फैंस में भी दिखती है। युवा फैंस अपने आइडल के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक को तैयार हो जाते हैं। सोचिए, जब यह प्रक्रिया अनजाने में इतना असर कर सकती है, तो जब इसे जानबूझकर किया जाए, तब इसका प्रभाव कितना घातक हो सकता है। अध्याय 8, डार्क ट्रायड, 3 चेहरे, एक ही अंधेरा। जब इंसान खुद एक हथियार बन जाए। डार्क ट्रायड सुनने में जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का नाम लगे, लेकिन यह मनोविज्ञान का एक गहन और सच्चा सिद्धांत है। यह 3 सबसे खतरनाक मानसिक प्रवृत्तियों का संगम है। मैकियावेलियनिज्म, साइकोपैथी, नार्सिसिज्म। इनमें से हर एक प्रवृत्ति अपने आप में शक्तिशाली और खतरनाक होती है, लेकिन जब ये तीनों मिलती हैं, तो एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है जो हर सामाजिक नियम को तोड़ सकता है। एक मैकियावेलियनिज्म क्या है? यह नाम निकोलो मैकियावेली से आया है, जिनकी किताब द प्रिंस राजनीति और सत्ता के खेल की पाठशाला मानी जाती है। मैकियावेलियन व्यक्ति हमेशा स्वार्थ को प्राथमिकता देता है, जानता है कि छवि, प्रस्तुति और दिखावा कितना जरूरी है। दया नहीं, बल्कि चालाकी, छल और नियंत्रण में विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति हर चाल सोच समझकर चलते हैं। वे सामने से नम्र दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से वे आपकी भावनाओं को एक शतरंज के प्यादे की तरह चलाते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि ब्रेन वॉशिंग असल में क्या होती है और यह कहां-कहां हो सकती है, आइए अब जानें इसकी प्रक्रिया, वो चरण जिनसे किसी आम इंसान को मानसिक गुलाम बनाया जाता है। चाहे कोई समूह हो या अकेला व्यक्ति, प्रक्रिया एक जैसी होती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह सब उस इंसान की मानसिक अवस्था और सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। यही वह आधार है जिस पर पूरा ब्रेन वॉशिंग का ढांचा खड़ा होता है। शिकार की पहचान। हर कोई ब्रेन वॉशिंग का शिकार नहीं बन सकता। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी खालीपन या बेचैनी से जूझ रहा हो, जैसे कोई गहरा नुकसान, जैसे किसी प्रियजन की मौत। ऐसे क्षणों में जब इंसान की दुनिया बिखर जाती है, तब ब्रेन वॉशर सामने आता है, एक ऐसे जवाब के साथ जो सब कुछ ठीक कर देगा। यही वजह है कि कई नौजवानों ने अपनों की मौत के बाद कट्टरपंथ की राह पकड़ ली। विश्वास का जाल एक आम गलतफहमी है कि ब्रेन वॉश करने वाले पागल और गुस्सैल होते हैं। असल में वे बेहद शांत, दोस्ताना और समझदार नजर आते हैं। वो ठीक वैसा लगते हैं जैसे कोई मशहूर हस्ती किसी बेघर इंसान से दोस्ती कर ले। शुरुआत में वे एक गहरा रिश्ता बनाते हैं, कभी कभी झूठी समानताएं गढ़कर। अगर पीड़ित कहता है कि उसने किसी को खोया है, तो ब्रेन वॉशर भी कहेगा, मैंने भी। इनाम और उपकार इसके बाद आते हैं तोहफे, खाने पर ले जाना, छोटे गिफ्ट भेजना, मदद करना। ये सब उस व्यक्ति को कर्जदार बनाने के लिए किया जाता है। POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, कैंप्स में अमेरिकी सैनिकों को आदर और सिगरेट दी जाती थी। ये उलझन पैदा करती थी और मन को खोल देती थी। यूटोपिया की पेशकश। अब बारी आती है समाधान की। ब्रेन वॉशर एक परफेक्ट दुनिया की कल्पना धीरे धीरे साझा करता है। पहले पहल ये बातें हल्के फुल्के अंदाज में होती हैं, ताकि किसी तरह की दबाव की भावना न हो। इस यूटोपिया का चेहरा वही होता है जो ब्रेन वॉशर दिखाना चाहता है, चाहे आतंकवाद हो, कट्टरपंथी विचारधारा हो या महज खुद की प्रशंसा। आधी अधूरी सच्चाई। जब पीड़ित जवाब पाने के लिए लालायित हो जाता है, तब ब्रेन वॉशर थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान बांटना शुरू करता है, जो बेहद प्रभावशाली लगता है। यह रणनीति दूध से पहले मांस के सिद्धांत पर आधारित है। पहले सरल और स्वीकार्य बातें, जैसे ईश्वर तुमसे प्रेम करता है। बाद में आता है, ईश्वर चाहता है कि तुम विस्फोट करो। 3 जाल, रिश्ते, निवेश और डर। तो जब बात कट्टर विचारों तक पहुंचती है, पीड़ित क्यों नहीं भागता? 3 वजहें। ब्रेन वॉशर से भावनात्मक जुड़ाव, अब तक किए गए निवेश, समय, पैसा, भावना, संक कॉस्ट फॉल्सी ब्लैकमेल। अगर मैं मदद नहीं कर सकता, तो शायद तुम्हारे बॉस या माता पिता को बताना पड़ेगा। यह धमकी नहीं लगती, बल्कि फिक्र लगती है। और यही बात पीड़ित को फिर से उस रास्ते पर खींच लाती है। नतीजा, एक नई पहचान। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इंसान को लगता है कि उसने खुद ये विचार चुने हैं।
वो अपनी पुरानी पहचान को किसी बुरे सपने की तरह भूल जाता है और एक नई शख्सियत को जीने लगता है। कई बार उन्हें नया नाम तक दे दिया जाता है ताकि पुराना खुदा खत्म हो जाए। परिणाम, ब्रेन वॉशिंग सिर्फ सोचने का तरीका नहीं बदलती, ये इंसान को हत्या, आत्महत्या, यहां तक कि बलात्कार जैसे कृत्यों के लिए भी तैयार कर देती है। पढ़े लिखे, खुशहाल परिवारों से आए नौजवान जब आत्मघाती हमलावर बनते हैं तो यह उसकी सबसे दुखद मिसाल बन जाती है। पीटीएसडी और वापसी की लालसा, जो लोग ब्रेन वॉशिंग से बच निकलते हैं वे युद्ध से लौटे सैनिकों जैसी मानसिक अवस्था में रहते हैं। पीटीएसडी से ग्रस्त, लेकिन कुछ तो इतने गहरे डूब चुके होते हैं कि वापस लौटने की चाह रखते हैं। स्टॉकहोल्म सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। वे अपने ब्रेन वॉशर की तारीफ करते हैं और उन्हें मसीहा समझते हैं। अध्याय 8, डार्क ट्रायड, 3 काली छायाएं। परिचय। डार्क ट्रायड एक ऐसा नाम जो हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। यह 3 सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है जो हर काले मनोविज्ञान, डार्क साइकोलॉजी का मूल है। मैकियावेलियनिज्म, साइकोपैथी, नार्सिसिज्म। 1. मैकियावेलियनिज्म, इसका नाम लिया गया है निकोलो मैकियावेली से, जिन्होंने सत्ता के लिए चालबाजी को सिद्धांत बना दिया था। ऐसे लोग हमेशा अपना फायदा देखते हैं, छवि और सतही दिखावे को महत्व देते हैं, दया या करुणा नहीं बल्कि शक्ति और नियंत्रण की भाषा बोलते हैं। उदाहरण, बिल क्लिंटन, निजी स्कैंडल के बावजूद लोगों का प्यार पाना। बराक ओबामा बनाम जॉर्ज बुश, दोनों युद्ध के रास्ते पर चले, लेकिन एक को शांति दूत का टैग मिला। यही है पब्लिक परसेप्शन की ताकत। 2. साइकोपैथी। साइकोपैथ कोई नकाबपोश कातिल नहीं होता, वह चार्मिंग, होशियार और दिखने में परिपक्व होता है। लक्षण, झूठा आकर्षण, संवेदनहीनता, दोष का एहसास न होना, आवेगी निर्णय। ऐसे लोग बिजनेस की दुनिया में भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नैतिक द्वंद्व नहीं होता। 3. नार्सिसिज्म। यह आत्म प्रेम नहीं बल्कि आत्म अभिमान का चरम रूप है। लक्षण, खुद को सबसे महान समझना, आलोचना सहन न करना, हर समय प्रशंसा और मान्यता की भूख, दूसरों को केवल प्रशंसा के उपकरण की तरह देखना। अध्याय 4, सार्वजनिक छवि और निजी स्वार्थ का खेल। मैकियावेलियन व्यवहार की असली तस्वीर। जब भी कोई मैकियावेलियन व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो उसके जहन में 2 ही सवाल होते हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा और लोग मुझे इससे कैसे देखेंगे। ये लोग अपने खुद के फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि इतना सब करने के बावजूद वो अपनी सार्वजनिक छवि को भी बेहद सकारात्मक बनाए रखते हैं। एक उदाहरण लें, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का। उन्होंने अपनी निजी जरूरतों को तवज्जो दी, फिर भी जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखी, जबकि कई दूसरे नेता जिन पर विवाहेतर संबंधों का आरोप लगा सार्वजनिक रूप से बदनाम हो गए। बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का उदाहरण लीजिए। लोग अक्सर कहते हैं कि बुश एक युद्धोन्मुख राष्ट्रपति थे और ओबामा शांति के प्रतीक, जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही समान रूप से सैन्य कार्रवाइयों में संलग्न रहे, मगर ओबामा ने अपने पब्लिक परसेप्शन को कुशलता से नियंत्रित किया। वही तो असली मैकियावेलियन कला है। अध्याय 5, साइकोपैथी। एक मुस्कान के पीछे छुपी हुई सच्चाई साइकोपैथ को परिभाषित करना आसान नहीं है। उनमें सतही आकर्षण, बिना पछतावे के झूठ बोलने की प्रवृत्ति और भावनाओं की गैर मौजूदगी होती है, जैसे कि सहानुभूति, अपराध बोध या पश्चाताप। लोग साइकोपैथ शब्द सुनते ही नकाब पहने किसी पागल हत्यारे की कल्पना करते हैं, लेकिन असली साइकोपैथ कोई अजनबी हो सकता है, हंसमुख, आकर्षक, पर अंदर से ठंडा और क्रूर। दिलचस्प बात यह है कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग इन साइकोपैथिक स्केल्स पर ऊंचे अंक प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग निर्णय लेने में संवेदना के बिना काम करते हैं और यही उन्हें व्यवसाय या सत्ता के शिखर तक ले जाता है। अध्याय 6, आत्ममोह, नार्सिसिज्म। एक अधूरी भूख नार्सिसिस्ट, यानी वो व्यक्ति जो खुद को बेहद खास मानता है। मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब सामान्य हैं, ये उनकी सोच का मूल है। आम इंसान की खुद की छवि समय के साथ बदलती रहती है, पर नार्सिसिस्ट को हर वक्त प्रशंसा चाहिए, चाहे उसका आचरण कैसा भी हो। उसे आलोचना से नफरत होती है,
वो सिर्फ उन लोगों के बीच रहना चाहता है जो उसे सिर आंखों पर रखें। उसकी दुनिया दो चीजों पर चलती है, तारीफ की लत और आलोचना से असहनीय डर। अध्याय 7, व्यवहारिक उदाहरण। डार्क ट्रायड कैसे असली जिंदगी में दिखती है। अब जब आप डार्क ट्रायड के सिद्धांतों को समझ चुके हैं, चलिए जानते हैं कि ये व्यवहार में कैसे सामने आते हैं। मैकियावेलियन व्यवहार, एक ऐसा नेता जो नौकरी छांटता है, लाभ के लिए कठोर निर्णय लेता है, फिर भी ये कहकर लोगों को मना लेता है कि मैं यह मजबूरी में कर रहा हूं, तुम्हारे ही भले के लिए। या फिर एक नया कर्मचारी जो ऑफिस में हर सहकर्मी को इंसान नहीं बल्कि साधन समझता है। कौन उपयोगी है, कौन खतरा है, उसी के आधार पर संबंध बनते हैं। साइकोपैथिक व्यवहार, इनके लिए हर भावना सामरिक साधन होती है। अगर किसी पर आकर्षण दिखाना फायदेमंद है तो दिखाएंगे। झूठ बोलना इनके लिए सांस लेने जितना आसान है। पछतावा, अपराध बोध या सहानुभूति, इन शब्दों का उनके लिए कोई मतलब नहीं। अगर उन्हें कोई चीज चाहिए, चाहे वो चोरी हो, बलात्कार हो या हत्या, तो वो बिना रुके, बिना सोचे कदम उठा सकते हैं। नार्सिसिस्टिक व्यवहार, बचपन से ही ये कल्पना करते हैं कि लोग उन्हें पूजें। ये मानते हैं कि दुनिया इन्हें पहचान नहीं पा रही, इन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और जब कोई उनकी तारीफ नहीं करता तो उन्हें लगता है दुनिया गलत है, नॉट देम। अध्याय 8, नार्सिसिज्म की पराकाष्ठा और सैडिज्म का खौफनाक सच। प्रशंसा और सहमति, ये नार्सिसिस्टिक अहंकार के लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं। लेकिन अगर कोई आलोचना करे या असहमति जताए तो वो जहर की तरह असर करती है। अब सोचिए, अगर नार्सिसिज्म को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा। तस्वीर बनाइए एक ऐसे तानाशाह की जो किसी आइसोलेटेड देश में राज करता है। वो न केवल सत्ता चाहता है बल्कि लोगों की पूजा भी। उसके आदेशों की अवहेलना करने पर मिलती है क्रूर सजा। उत्तर कोरिया इसका एक आदर्श उदाहरण है। वहां के नेता चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर जैसा सम्मान मिले। जरा सी आलोचना या विरोध और सामने वाले को नरक जैसा दंड झेलना पड़ता है। यह है नार्सिसिज्म का सबसे भयावह रूप, जहां आत्म प्रशंसा, सत्ता और डर का एक क्रूर गठबंधन बनता है। अध्याय 9, सैडिज्म, जब क्रूरता बन जाए मनोरंजन। अब तक आपने मैकियावेलियन, साइकोपैथिक और नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्वों को जाना, पर अब बात होगी सैडिज्म की, जो इस डार्क साइकोलॉजी को चौथा खंभा देता है। सैडिज्म को समझना मुश्किल है क्योंकि यह आम लोगों के लिए अपरिचित और असंबंधित लगता है। जहां बाकी डार्क ट्रायड के कुछ तत्व हम सब में कभी कभी झलक सकते हैं, सैडिज्म यानी दूसरों के दुख में आनंद पाना एक डरावनी बात है। अगर एक मैकियावेलियन नेता किसी की तकलीफ से गुजरता है तो उसे अफसोस नहीं होगा, पर एक सैडिस्ट उस तकलीफ में सुख ढूंढता है, कभी कभी वो यौन सुख भी। यह क्रूरता किसी उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। जैसे कुछ लोग खेल देखते हैं, वैसे ये लोग दूसरों की पीड़ा देखकर आनंदित होते हैं। यह अंधकारमय मनोविज्ञान का वो रूप है जहां इंसानियत की सबसे गहरी खाई झलकती है। अध्याय 10, डार्क साइकोलॉजिकल सेडक्शन, शैतानी आकर्षण की दुनिया। अब बात करेंगे उस दुनिया की जो सबसे आकर्षक, सबसे खतरनाक और शायद सबसे प्रचलित है, सेडक्शन यानी आकर्षण और यौन विजय। आपका कोई दोस्त जरूर ऐसा होगा जो कभी किसी चालाक इंसान के जाल में फंसा होगा, जो दिखने में आकर्षक था, बातों में चतुर और इरादों में चालाक। शायद आपने खुद भी कभी डार्क साइकोलॉजी के कुछ हथकंडों का इस्तेमाल किया हो, डेटिंग में थोड़ा प्रभाव जमाने के लिए। सेक्सुअल डिजायर मनुष्य की सबसे शक्तिशाली प्रेरणाओं में से एक है। इसीलिए इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग जैसे राजा, सम्राट, इस इच्छा को पूरी आजादी से जीते थे। किंग हेनरी बियनन का नाम लीजिए। उसने सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक नया धर्म तक बना डाला और कई पत्नियों को मरवा डाला जब वे उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं रहीं। अध्याय 11, क्या हर सेडक्शन डार्क होती है? नहीं, हर आकर्षण, हर प्रेम कहानी डार्क साइकोलॉजी पर आधारित नहीं होती। सोचिए उस फिल्मी किरदार की जो रोमांटिक कॉमेडी में लड़की को पाने की कोशिश में लगातार गलतियां करता है। भोलापन, मासूमियत, कोशिश, ये एक सामान्य इंसान की प्रेम यात्रा होती है।
अब सोचिए, क्रेजी स्टूपिड लव का रयान गॉसलिंग या हिच के विल स्मिथ, ये हैं डार्क साइकोलॉजिकल सिडक्शन के उस्ताद, जो जानते हैं क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। डार्क सिडक्शन न तो इनहेरेंटली गलत है और न ही सही। इसका नैतिक मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर कैसा पड़ा। अध्याय 12, एक नया नजरिया। डार्क सेडक्शन की शक्ति और विकल्प। तो फिर लोग डार्क सेडक्शन को क्यों अपनाते हैं? क्या ईमानदारी से प्रेम करना बेहतर नहीं? डेट पर जाना, धीरे धीरे जानना, भरोसा बनाना। हाँ, वो तरीका अच्छा है, पर उसमें समय, पैसा और भावनात्मक निवेश बहुत होता है। और अंत में अगर रिश्ता असफल हो जाए तो इंसान टूट जाता है। अब लीजिए एक डार्क सेडक्शन एक्सपर्ट को। वो किसी एक रिश्ते पर निर्भर नहीं करता। वो अपने आत्मविश्वास, अपने माइंड गेम्स और आकर्षण के कौशल से अपने मनपसंद व्यक्ति को हासिल करता है। अगर वो कभी शादी करता भी है तो भावनात्मक मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से। यानी वो व्यक्ति जो चुनकर स्थायित्व लाता है, ज्यादा संतुष्ट और खुश रहता है। अध्याय 13, रहस्य का हथियार। मन की शक्ति और शिकारी की दृष्टि। एक डार्क सेडक्शन मास्टर दिमाग को ऐसे समझता है जैसे कोई विशेषज्ञ हथियार चलाना जानता है। जहां आम इंसान प्यार में लड़खड़ाता है, वहां ये इंसान सटीक निशाना लगाता है। वो जानता है किस बात से सामने वाला इंसान आकर्षित होगा, कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है और कब पीछे हटना है। जो लोग पहली बार इन तकनीकों को अपनाते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई जादू मिल गया हो। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका अनुभव बेहतर होता है। और हैरानी की बात यह है कि सामने वाला भी इस प्रक्रिया का आनंद लेता है। अहंकार का जहर और क्रूरता की परिभाषा कल्पना कीजिए। एक ऐसा तानाशाह जो किसी वीरान देश पर शासन कर रहा हो। उसके चेहरे की मूर्तियां हर गली कूचे में लगाई गई हैं। उसके आदेशों से कोई सवाल नहीं कर सकता, और अगर किसी ने जरा सी भी असहमति जताई तो उसका अंजाम मौत या यातना होता है। यह है नार्सिसिज्म की चरम अवस्था। आत्ममुग्धता की यह पराकाष्ठा किसी इंसान को भगवान की तरह खुद को पूजवाने तक पहुंचा देती है। उत्तर कोरिया इस मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। वहां के शासकों को भगवान की तरह पूजा जाता है। जरा सी असहमति या सवाल उठाने पर भीषण यातनाएं दी जाती हैं। यह दर्शाता है कि जब नार्सिसिज्म को असीम शक्ति मिल जाती है तो वह किस हद तक जा सकता है। अब बात करते हैं एक और डरावनी प्रवृत्ति की, सैडिज्म। वो क्रूरता जो आनंद देती है। सैडिज्म वो काली सच्चाई है जो डार्क ट्रायड के पार जाकर डार्क टेट्रायड को जन्म देती है। जहां नार्सिसिज्म, मक्कारी और साइकोपैथी में लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं सैडिस्ट सिर्फ दूसरों की पीड़ा देखकर खुशी पाता है, कभी कभी यौन सुख भी। यह क्रूरता किसी लक्ष्य के लिए नहीं होती, बस केवल आत्मसंतुष्टि के लिए। जैसे कोई खेल देखकर खुश होता है, वैसे ही सैडिस्ट किसी की पीड़ा को देखकर आनंदित होता है। इसे समझना मुश्किल है, लेकिन इससे डार्क साइकोलॉजी की गहराई और भी भयानक हो जाती है। चैप्टर 9, डार्क सेडक्शन, शैतान की चाहत। मनुष्य की यौन इच्छा सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। इतिहास में हम कई ऐसे उदाहरण पाते हैं जहां राजाओं और सम्राटों ने अपनी इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड के किंग हेनरी विनबार, जिन्होंने अपने विवाह को वैध बनाने के लिए नया धर्म तक बना डाला और कई पत्नियों को मौत के घाट उतार दिया। डार्क सेडक्शन यानी वह कला जिसमें इंसान अपने आकर्षण, चालाकी और मानसिक कौशल से किसी को अपने वश में करता है, कभी अपने लाभ के लिए, कभी सिर्फ खेल के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हर सेडक्शन अनैतिक होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग अपने डार्क सेडक्शन कौशल को एक नियम पर आधारित रखते हैं, जिसे छोड़ो उसे बेहतर स्थिति में छोड़ो। यानी वो झूठे वादे नहीं करते, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस पल को जीते हैं और दूसरे को भी जीने देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग केवल अपने सुख के लिए किसी को अपने चंगुल में फंसाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। बिन बुलाए झमेले, अवांछित संतानें या कभी कभी जलन में की गई हत्याएं भी। अब तीसरी श्रेणी की बात करें, सेल्फ फोकस्ड सेड्यूसर्स।
ये लोग किसी को फंसाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को परखने और निखारने के लिए डार्क सिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए यह एक सेल्फ डेवलपमेंट ऑन स्टेरॉइड्स जैसा है। वो हर बार अपनी सीमाओं को धकेलते हैं, अपने आत्मबल को परखते हैं। उन्हें इससे मिलने वाला आत्मसंतोष सबसे अहम होता है, न कि दूसरे की भावनाएं। यह वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति भारी मोटापे से निकलकर संपूर्ण फिटनेस को प्राप्त करता है। एक निजी विजय। सिडक्शन की शुरुआत कैसे होती है? हर डार्क सेड्यूसर के पास कोई न कोई दर्शन होता है, एक रणनीति, एक प्रोसेस। कुछ इसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कहते हैं, जैसे कि आकर्षण की प्रक्रिया एक फ्लो चार्ट हो। पहले रुचि, फिर आकर्षण, फिर उत्तेजना। ये लोग हर चरण को नाप तोल कर तय करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या ब्रश करना, हर चीज अपने समय पर। लेकिन इसकी एक सीमा भी होती है। हर इंसान कंप्यूटर नहीं होता। कभी कभी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती, तो ये सेड्यूसर्स असमंजस में पड़ जाते हैं। नेचुरल अप्रोच इसके विपरीत है। इसमें सेड्यूसर पहले अपने भीतर भावनात्मक स्थिरता लाता है, अपने जीवन के दृष्टिकोण और आत्मबल को सुधारता है, फिर उस ऊर्जा को दूसरों के साथ बांटता है। इनका दर्शन होता है, मैं दूसरों को खुश नहीं कर सकता जब तक मैं खुद खुश न रहूं। NLP और हिप्नोटिक सिडक्शन, यह तकनीक कुछ अलग और पेचीदा होती है। इसमें व्यक्ति सामने वाले की सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न कर उन्हें खुद से जोड़ देता है, एक तरह का एंकरिंग। जब भी वह व्यक्ति कोई खास इशारा, शब्द या आवाज दोहराता है, तो वह भावना फिर से जाग उठती है। हालांकि यह तकनीक थोड़ी विचित्र लगती है और सभी पर काम नहीं करती, लेकिन जिन पर असर करती है वो बेहद गहराई से बंध जाते हैं। जेंडर रोल्स का उलटफेर इतिहास में सिडक्शन हमेशा पुरुषों के आक्रामक रवैये से जोड़ा गया है, जबकि महिलाएं इसे निष्क्रियता से निभाती आई हैं। लेकिन डार्क सिडक्शन इन भूमिकाओं को उलटकर बेहद प्रभावी परिणाम ला सकता है। एक सशक्त, आत्मविश्वासी महिला सेड्यूसर समाज की पारंपरिक सोच को चुनौती देकर एक नई शक्ति के रूप में उभर सकती है। अध्याय 6, इरादे और इन्वर्जन। जब परंपरा उल्टी दिशा में बहती है, कभी कभी सेडक्शन की दुनिया में लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी कदम रखते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी है। कुछ लोग अपने निजी अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा। अब सोचिए, अगर एक पुरुष खुद को इनाम मानकर सीधा सीधा मिलने से परहेज करे, तो क्या होगा? यही परंपरा का उल्टा रूप है। जब पुरुष खुद को संयमी और मूल्यवान दिखाने लगते हैं, ये बदलाव डेटिंग के पुराने ढर्रे को तोड़ देता है और दोनों पक्षों के लिए एक नई ताजगी लेकर आता है। इसी तरह अगर एक महिला आक्रामक, आत्मविश्वास से भरी हुई भूमिका अपनाए, तो कई पुरुष इस अप्रत्याशित आत्मबल से चौंक भी जाते हैं और आकर्षित भी। और कई महिलाएं भी इस भूमिका को अपनाकर वो आत्मबल महसूस करती हैं, जो उन्होंने पहले कभी अपने रोमांटिक जीवन में नहीं किया होता। अध्याय 7, मोनोगैमी से मुक्ति की चाह, पॉलीअमोरी और खुला प्यार। कुछ लोग इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वो पारंपरिक रिश्तों की सीमाओं से बाहर निकलना चाहते हैं। उनके लिए पॉलीअमोरी या ओपन रिलेशनशिप सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का तरीका है। डार्क साइकोलॉजिकल सेडक्शन की तकनीकें इन लोगों को उनके सच्चे इच्छाओं को पहचानने और उसे प्रभावशाली, ईमानदार तरीके से जीने में मदद करती हैं। अध्याय 8, तकनीकों की दुनिया, सिद्धांत से व्यावहारिकता तक। अब सवाल यह है, ये सब थ्योरी आखिर असल जिंदगी में कैसे उतारी जाती है? इसका जवाब है रणनीति। 1, इनडायरेक्ट ओपनर। क्या पुरुष ज्यादा झूठ बोलते हैं या महिलाएं? इस तरह के सवाल सीधे सेडक्शन की मंशा को नहीं दर्शाते, मगर बातचीत की एक रोचक शुरुआत करते हैं। यह तरीका नकार दिए जाने की आशंका को भी खत्म कर देता है, क्योंकि आपने खुद को सामने रखा ही नहीं। अध्याय 9, सोशल प्रूफ। लोकप्रियता ही ताकत है। जिस इंसान के आसपास दोस्त होते हैं जो लोगों में घुलता मिलता है, वो ज्यादा आकर्षक लगता है। यह मानव स्वभाव है। हम सोचते हैं, अगर सबको पसंद है तो कुछ खास तो होगा। एक मनोवैज्ञानिक सेडक्शन टेक्निक ये कहती है कि किसी को सीधे अप्रोच न कर, पहले उसके पास किसी और से बात की जाए, ताकि आप अकेलेपन की छवि से बाहर निकल सकें। इससे थोड़ी जलन भी हो सकती है,
जो सेडक्शन को और प्रभावशाली बना देती है। अध्याय 10। चैलेंज बनिए, जरूरत से ज्यादा आसान न बने। हर किसी को नया और रोमांचक अनुभव चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, हर बात में हाँ मिलाना, ये सब इंसान को अच्छा लेकिन उबाऊ बना देता है। जब आप किसी को टोक देते हैं, थोड़ा मजाकिया तंज कसते हैं या फिर अचानक ये कह दें बस अब बहुत हुआ, तो सामने वाला सोचता है ये इंसान तो खुद की इज्जत करता है। अध्याय 11। भीड़ से अलग दिखिए, मगर सलीके से भीड़ में कैसे खास बना जाए। जवाब सीधा है, जो बाकी सब कर रहे हैं उसका उल्टा कीजिए, मगर समझदारी से। अगर सब टी शर्ट और जीन्स में हैं, तो आप थोड़ा फॉर्मल शर्ट पहन लीजिए। आप भीड़ में चमकेंगे, मगर जरूरत से ज्यादा नहीं। अध्याय 12। लीड करना सीखिए, क्योंकि लोग रास्ता चाहते हैं, निर्णय लेने की ताकत ये गुण बहुत कम लोगों में होता है। डेटिंग की दुनिया में अगर आप उस इंसान बन जाते हैं जो फैसले ले सकता है, जगह बदलने का सुझाव दे सकता है या कह सकता है ये सही नहीं लग रहा, तो आप उस 90% भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं जो सिर्फ जो तुम कहो वही ठीक कहती है। अध्याय 13। क्लोजिंग, आखिरी कदम, जो सबसे अहम होता है। कई मर्द ऐसे मिलेंगे जो पहली किस के लिए इतना हिचकिचाते हैं कि सब गड़बड़ कर बैठते हैं। इसी तरह जब महिलाएं भी बहुत असमंजस में दिखती हैं, तो पुरुष भी आकर्षण खो देते हैं। निर्णय लेना, उस निर्णय को आत्मविश्वास से लेना, यही है रोमांस का अंतिम पड़ाव, वरना सब कुछ होते हुए भी बात अधूरी रह जाती है। अध्याय 14। डर को मात। साइकोपैथ की तकनीक से हर इंसान को रिजेक्शन से डर लगता है, मगर कुछ लोग, खासकर जिनमें साइकोपैथिक गुण होते हैं, इस डर से अछूते रहते हैं। वे रिजेक्शन की परवाह नहीं करते, और यही बेफिक्री उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। अगर कोई इस डर से मुक्ति की कला सीख जाए, तो वो अपने रोमांटिक जीवन में आश्चर्यजनक ऊंचाइयों को छू सकता है। अध्याय 10। केस स्टडीज, एक अंधेरे मन की परतें। भाग 1। अस्वीकृति का डर और उसका इलाज। क्या आप जानना चाहते हैं कि मनोवैज्ञानिक बहकावे के माहिर लोग अस्वीकृति के डर को कैसे खत्म कर लेते हैं? सीधा जवाब है, लगातार अस्वीकृति को झेलकर। जब आप बार बार अस्वीकृत होते हैं और महसूस करते हैं कि यह उतना भी बुरा नहीं है, तो धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। इस तरह का व्यक्ति जान जाता है कि कोशिश करना और असफल होना उस इंसान से कहीं बेहतर है जो कभी कोशिश ही नहीं करता, और एक वक्त के बाद कोशिश ही इनाम बन जाती है। जब कोई व्यक्ति इस डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक को अपनाता है, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। जितना कम डर, उतनी ही कम अस्वीकृति। क्यों? क्योंकि लोग आत्मविश्वासी और शांत लोगों की ओर खुद खींचते हैं। संदेश, जितनी बार अस्वीकृति झेलोगे, उतनी बार सफलता के करीब पहुंचोगे। भाग 2। केस स्टडीज, काले मन की कहानियां। अब तक आपने डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांत और तकनीकों के बारे में जाना, लेकिन अब वक्त है इन्हें असल जिंदगी की कहानियों के जरिए गहराई से समझने का। हर केस स्टडी एक असाधारण मानसिकता को दर्शाती है, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि देती है और उन सिद्धांतों को सामने लाती है जिन पर यह किताब आधारित है। अब हम उस शख्स की ओर बढ़ते हैं जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। टेड बंडी। केस स्टडी। टेड बंडी, एक मनोविकृत हत्यारे की अंतिम गवाही तथ्य। टेड बंडी दुनिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक था। उस पर 30 हत्याओं का आरोप था, लेकिन उसने खुद कहा कि वह संख्या 100 तक भी हो सकती है। इस केस की खास बात यह थी कि टेड बंडी खुद मीडिया को इंटरव्यू देता था। उसने खुद अपनी मानसिकता, अनुभव और हत्याओं पर चर्चा की। यही कारण है कि यह केस आज डार्क साइकोलॉजी का टेक्स्ट बुक उदाहरण बन चुका है। उसकी मानसिकता और तकनीकें, शुरुआती हत्याएं थीं अव्यवस्थित, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने अपने तरीके को और अधिक सटीक, सतर्क और सुनियोजित बना लिया। मास्क पहनने की कला। बंडी को लोग चेंजलिंग यानी रूप बदलने वाला कहते थे। वह अपना हुलिया, व्यवहार और कहानी हर उस स्थिति के अनुसार बदल लेता था जहां उसे खुद को बचाना होता। छल और धोखे का स्वामी। वो दिखने में आकर्षक था, बोलने में मीठा, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह शून्य था। उसने न जाने कितनी महिलाओं को अपनी मुस्कान और विनम्रता से फुसलाया और फिर क्रूरता से मार डाला। बंडी और सार्वजनिक छवि।
टेड जानता था कि लोगों की परसेप्शन ही सबसे बड़ा हथियार है। उसने अपनी सार्वजनिक छवि एक आकर्षक सज्जन के रूप में बनाई, जिसे लोग भरोसेमंद माने। यह साइकोपैथ्स की सबसे घातक शक्ति होती है। वे जो दिखते हैं वो होते नहीं। उदाहरण के लिए, जब उसे फांसी से एक रात पहले ईसाई प्रचारक जेम्स डॉबसन ने इंटरव्यू लिया, तो बंडी ने अपनी हिंसा की वजह पोर्नोग्राफी की लत बता दी। उसने बिल्कुल वही कहा जो डॉबसन और उनके धार्मिक समर्थक सुनना चाहते थे। असलियत में वह अपनी हर हरकत का मास्टरमाइंड था। उसने इन बातों को सिर्फ अपना वक्त बढ़ाने के लिए कहा। भावनात्मक शून्यता। उसने कई बार लाशों के ठिकाने बताने के लिए समय की मांग की, लेकिन हर बार उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। एक मरे हुए बच्चे की लाश उसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी और कुछ नहीं। टेड बंडी से मिले मनोवैज्ञानिक सबक: छल और भ्रम पैदा करना। बंडी ने सिखाया कि परसेप्शन की ताकत क्या होती है। कैसे कोई इंसान बाहर से आकर्षक लग सकता है और भीतर से शैतान हो सकता है। डर से परे, उसने कभी अपराध के बाद भय नहीं दिखाया और यही उसे खतरनाक बनाता है। साइकोपैथिक डिस्कनेक्ट। दूसरों के दर्द से कोई जुड़ाव नहीं। पूरी तरह से भावनात्मक रूप से कटे हुए लोग कैसे घातक हो सकते हैं। बंडी इसका जिंदा उदाहरण था। निष्कर्ष: टेड बंडी की कहानी कोई महिमा मंडन नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक उदाहरण है कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमें इसे समझना है ताकि हम ऐसे व्यक्तित्वों को पहचान सकें और उनसे खुद को और दूसरों को बचा सकें। अध्याय 11: नफरत का चेहरा, तानाशाही और मैकियावेलियन। राजनीति की परछाइयां। सिर्फ एक पागल ही सोच सकता है कि इंसान की जान किसी लक्ष्य से कम अहम है। लेकिन इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि सत्ता की भूख जब इंसान की आत्मा पर हावी हो जाती है तो वह इंसान को राक्षस में बदल देती है। टेड बंडी का उधार लिया गया सच। टेड बंडी शायद मानव इतिहास के सबसे क्रूर और चतुर मनोरोगियों में से एक ऐसा चेहरा जिस पर लोग भरोसा करते थे, एक आवाज जिसमें आकर्षण था, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा था एक ऐसा दानव जिसे न तो पछतावा था न ही शर्म। बंडी की कहानी हमें यह सिखाती है कि धोखा देना सिर्फ शब्दों या लुक्स तक सीमित नहीं होता। यह एक कला है, एक हथियार। वह न केवल कानून व्यवस्था की कमजोरियों को समझता था, बल्कि उसका इस्तेमाल भी करता था। बंडी की एक अनकही चाल ये थी कि वह हर उस इंसान को पढ़ लेता था जिसे वो निशाना बनाता था। कौन सा ट्रिगर, कौन सी कमजोरी, कौन सी कहानी, और वह उसी की आड़ लेकर अपना शिकंजा कसता। सबक: एक मनोरोगी न केवल आपकी भावनाओं से खेलता है, वह उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, और अगर वो टेड बंडी हो तो वह उन मोहरों को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकता है। अध्याय 12: सत्ता में पनपता अहंकार। तानाशाहों की आत्ममुग्धता। अब बात करते हैं इतिहास के उन किरदारों की जो सिर्फ इंसान नहीं थे, खुद को भगवान समझने लगे थे। सपार मुराद नियाज़ोव, तुर्कमेनिस्तान का देवता, एक नेता जिसने अपनी किताब रूहनामा को कुरान के बराबर दर्जा दिला दिया। एक इंसान जिसने हफ्तों, महीनों के नाम खुद के और अपनी मां के नाम पर रख दिए। कोई नागरिक अगर इस किताब को न पढ़े तो उसे सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाता। यह सब कुछ दिखाता है कि जब एक आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट को पूरी सत्ता मिलती है तो वो समाज को अपने अक्स में ढालना शुरू कर देता है। गद्दाफी और हिटलर, पवित्र किताबें या घमंड का दस्तावेज। गद्दाफी ने भी अपनी ग्रीन बुक लिखवाई और उसे एक धार्मिक ग्रंथ की तरह पेश किया। हिटलर की माइन कैंप ने नफरत और झूठ के जहर को संप्रेषणीय बना दिया। इन किताबों के जरिए इन नेताओं ने यह जताने की कोशिश की, हम सिर्फ नेता नहीं हैं, हम भविष्यवक्ता हैं। अध्याय 13: आधुनिक मैकियावेली, हिटलर निकोला। मैकियावेली की द प्रिंस में लिखा है, शांति बस युद्ध के बीच की एक सांस होती है। हिटलर इस सोच का जीता जागता प्रतीक था। झूठ की बुनियाद पर खड़ा साम्राज्य। हिटलर जानता था कि जनता के डर और भावनाओं से कैसे खेला जाता है। राइक्सटैग आग, क्या वो साजिश थी? बहुत संभव है, क्योंकि ये घटना उसे यह कहने का मौका देती थी कि यहूदियों और कम्युनिस्टों से देश को खतरा है। मैकियावेलियन सोच कहती है, सत्ता ही अंतिम सत्य है। हिटलर ने इस दर्शन को सच करके दिखाया। झूठ बोलो, दोहराओ,
और जब लोग उस पर यकीन कर लें तो उसी झूठ को असली बना दो। अंतर्बोध इतिहास के ये चेहरे सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं हैं। ये हमारे समाज की चेतावनी है कि जब इंसान अपनी आत्मा को कुचलकर सिर्फ सत्ता के लिए जीता है तो वह इंसान नहीं, एक ज्वालामुखी बन जाता है जो सब कुछ राख कर देता है। अध्याय 14। सत्ता की भूख और मैकियावेली की छाया में हिटलर सिर्फ जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, हिटलर ने जर्मन जनता के दिलों और दिमागों पर भी कब्जा कर लिया था। एक सिद्धांत यह भी है कि युद्ध के अंतिम दिनों में वह मारा नहीं गया, बल्कि अर्जेंटीना भाग गया था, अपने जैसे नाजी भागे हुए साथियों के साथ शेष जीवन व्यतीत करने के लिए। यह सच्चाई साबित करना मुश्किल है, लेकिन यह दर्शाता है कि कुछ लोग मौत के सामने भी सत्ता को छोड़ने को तैयार नहीं होते। डर और मोहब्बत। हिटलर की दोधारी तलवार मैकियावेली के अनुसार, अगर एक साथ प्यार और डर दोनों न मिले तो डराया जाना बेहतर है। हिटलर इस विचारधारा का जीता जागता उदाहरण था। हालांकि आज इतिहास उसे राक्षसी स्वरूप में दिखाता है, लेकिन उस समय जर्मनी की आम जनता के बीच वह एक पूजनीय नेता बन चुका था। उसके भाषणों में लोगों की आंखों में जो आस्था और डर झलकता था, वह बताता है कि उसने कैसे इंसानों की भावनाओं को हथियार बना लिया था। झूठ की राजनीति। वादों के जाल। हिटलर के भाषण भव्य वादों से भरे होते थे, ऐसे वादे जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, लेकिन उसने यह धारणा बनाए रखी कि वह अपने वादों पर काम कर रहा है। यही मैकियावेली की एक गूढ़ रणनीति है। वास्तविकता चाहे जो भी हो, सच्चाई का दिखावा करो। अध्याय 15। शक्ति का केंद्रीकरण और नफरत की नींव। हिटलर ने सत्ता पाने के बाद अपने विरोधियों को एक एक कर समाप्त किया। राजनीतिक साथी, वैचारिक विरोधी, यहां तक कि जातीय समूह भी। उसकी नीति साफ थी, जो रास्ते में आए वो मिटा दिया जाए। यह मैकियावेली की उस विचारधारा को साकार करता है जिसमें सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए हर साधन जायज है। लेकिन मैकियावेलियन राजनीति का सबसे भयानक चेहरा तब सामने आता है जब उसमें सैडिज्म यानी क्रूरता के प्रति आनंद जुड़ जाए। यातना शिविर, अमानवीयता की प्रयोगशाला। हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में जो कुछ हुआ वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। भूख, गैस चैम्बर, मानव प्रयोग और निर्मम अत्याचार। यह केवल राजनीतिक तंत्र नहीं था, यह मानवता का अपहरण था। अध्याय 16। दिमागों पर कब्जा। ब्रेन वॉशिंग की आधुनिक कला। अब हम आते हैं एक और भयानक मानसिक हथियार पर, ब्रेन वॉशिंग, जिसका सबसे बर्बर और सुनियोजित इस्तेमाल आज के दौर में आतंकी संगठन कर रहे हैं। विचारधारा से युद्ध। कई लोग सोचते हैं कि ब्रेन वॉशिंग केवल इस्लामिक आतंकवाद तक सीमित है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं। सच तो यह है कि दक्षिणपंथी, वामपंथी, धार्मिक उग्रवादियों, हर प्रकार के समूह ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल करते हैं। उनका उद्देश्य एक है, कमजोर और असुरक्षित लोगों के मन को हथियार बना देना। इंटरनेट, आतंक का नया अड्डा। पहले ब्रेन वॉशिंग शारीरिक रूप से पास होना जरूरी था, किसी शिविर, समूह या संस्था में, लेकिन अब इंटरनेट के जरिए यह वैश्विक हो गया है। आतंकी संगठनों के हाई डेफिनेशन वीडियो, सोशल मीडिया अभियानों और निजी मैसेजिंग द्वारा वो कहीं भी किसी को भी धीरे धीरे अपने जाल में फंसा सकते हैं। अध्याय 17। कैसे बनता है एक आतंकवादी। ब्रेन वॉशिंग का तरीका कभी सीधा नहीं होता। पहले टारगेट की पहचान की जाती है, ऐसे लोग जो भावनात्मक रूप से असुरक्षित हों, समाज से कटे हों या किसी विचारधारा की तलाश में हों। फिर उन्हें एक भरोसेमंद संपर्क दिया जाता है, कोई जो उनकी भाषा बोले, उनका दुख समझे। धीरे धीरे वो व्यक्ति आतंकवादी विचारधारा को सहज मानने लगता है। वो जो कभी उसे डरावना लगता था, अब उसे धर्म या न्याय की लड़ाई लगता है। अध्याय 18। समाज का चुपचाप जलता घाव। ब्रेन वॉशिंग से सिर्फ युद्ध के मैदान नहीं बनते, बल्कि लोन वुल्फ अटैक करने वाले युवा भी तैयार होते हैं, अपने ही स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले या देश के खिलाफ। सोशल मीडिया की चुप्पी। आज हर युवा अपनी जिंदगी ऑनलाइन जीता है और वहीं से कोई उन्हें चुन सकता है, ट्रैक कर सकता है और मानसिक रूप से घेर सकता है। अब जरूरी है समझना कि यह युद्ध केवल बंदूक और बम का नहीं है, यह युद्ध विचारधारा और मनोविज्ञान का है। अध्याय 12। सत्ता की भूख। हिटलर और मैकियावेलियन सोच। हिटलर ने सिर्फ जर्मन राजनीति नहीं बदली,
बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर भी कब्जा कर लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह नाजी जर्मनी से भाग निकला और अर्जेंटीना में अपने जैसे भागे हुए नाजियों के साथ जिंदगी गुजारी। सच्चाई कुछ भी हो, एक बात साफ है, वो आखिरी सांस तक सत्ता नहीं छोड़ना चाहता था। हिटलर की सबसे बड़ी मैकियावेलियन चाल, अगर प्यार और डर में से कोई एक चुनना हो तो डर ही बेहतर है। यह वाक्य उनके पूरे राजनीतिक सफर का सार था। उनकी रैलियों की रिकॉर्डिंग आज भी इस बात की गवाही देती है कि लोग उनके शब्दों से उतने ही मोहित होते थे जितने डरे हुए। मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम्हें वादा निभाना तुम्हारे हित में नहीं है तो मत निभाओ। हिटलर इस सिद्धांत को पूरी तरह अपनाता था। वह लोगों से बड़े बड़े वादे करता जिन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं था, फिर भी जनता उसे एक ऐसा नेता मानती रही जो अपना वचन निभाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने धीरे धीरे हर उस इंसान को हटाया जो उनके रास्ते में था। पूर्व सहयोगी, विरोधी विचारधारा वाले नेता और यहां तक कि पूरी नस्लें, किसी को भी नहीं बख्शा। सिर्फ सत्ता की भूख नहीं थी, उसमें सैडिज्म भी था। कंसंट्रेशन कैंप्स में जो कुछ भी हुआ वो क्रूरता नहीं, शुद्ध अमानवीयता थी। यह दर्शाता है कि मैकियावेली के सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि खतरनाक हद तक प्रभावी हैं। अध्याय 13, ब्रेन वॉशिंग। आतंकवादियों की मानसिक पकड़ आधुनिक ब्रेन वॉशिंग का सबसे घातक चेहरा है। आतंकवादी संगठनों द्वारा युवाओं को गुमराह करना। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ इस्लामी आतंकवादी करते हैं, पर सच यह है कि यह हर राजनीतिक ध्रुव पर होता है, दाएं और बाएं दोनों ओर। इन सब का एक ही हथियार है, ब्रेन वॉशिंग। इंटरनेट ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। पहले ब्रेन वॉशिंग किसी बंद आश्रम या शिविर में होती थी। अब हाई डेफिनेशन वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए यह आपके घर के अंदर घुस जाती है। इन संगठनों की रणनीति एक जैसी होती है। पहले टारगेट ढूंढना, ज्यादातर युवा, संवेदनशील लोग, फिर उन्हें धीरे धीरे अपनी विचारधारा के प्रति सहानुभूति दिलाना, उनके निजी संघर्षों को एक व्यापक सामाजिक साजिश की तरह पेश करना और अंत में अपनी विचारधारा को एकमात्र उद्धार के रूप में दिखाना। जैसे ही टारगेट जुड़ता है, उन्हें जल्दी से जल्दी शादी, ऑफलाइन मीटिंग्स और स्थायी संबंधों में बांध दिया जाता है। जब तक उन्हें सच्चाई समझ में आती है, तब तक वे उस जाल में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। अध्याय 14, रासपुतिन। काला जादू या मानसिक नियंत्रण। कोई भी डार्क साइकोलॉजी की कहानी तब तक अधूरी है जब तक उसमें रासपुतिन का जिक्र न हो। रूस का मैड मॉन्क, जिसने झार के परिवार पर वैसा मानसिक प्रभाव डाला जैसा पहले किसी ने नहीं किया। रासपुतिन की सबसे खतरनाक कला थी दिखना कुछ और, होना कुछ और। धार्मिक लोगों को वह पवित्र दिखता और सांसारिक लोगों को सेंशुअल। यह दोहरा व्यक्तित्व उसे ज्यादा खतरनाक बनाता था। उसकी उपस्थिति से लोग एक ट्रांस लाइक अवस्था में चले जाते थे, एक सम्मोहित, शांत मन स्थिति में। उसका दावा था कि वह दर्द और बीमारी दूर कर सकता है। लोगों ने भी महसूस किया कि उसके पास कुछ विशेष शक्ति है। डार्क साइकोलॉजी के छात्र आज भी उससे सीखते हैं कि कैसे छुपी हुई भावनात्मक मैनिपुलेशन ताकतवर हो सकती है और कैसे इस रहस्यमयी आभा को सेक्सुअल लाभों तक पहुंचाया जा सकता है। एक ऐसा पैटर्न जो आज के कई गुरुओं और कल्ट लीडर्स में भी देखा जाता है। अध्याय 15, MK अल्ट्रा। जब CIA ने मस्तिष्क को हथियार बनाया, यह एक ऐसी सच्चाई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। CIA ने खुद माइंड कंट्रोल तकनीकें विकसित करने की कोशिश की थी। MK अल्ट्रा, यह नाम कोई फिक्शन नहीं है। यह अमेरिका की एक गुप्त परियोजना थी जिसमें ड्रग्स, हिप्नोसिस और मानसिक यातना का उपयोग कर लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसका लक्ष्य क्या था? सैनिकों को अचूक बनाना, दुश्मनों से जानकारी निकलवाना, जनता पर नियंत्रण रखना। इससे हमें एक बेहद डरावनी सच्चाई का एहसास होता है। डार्क साइकोलॉजी केवल अपराधियों की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे विकसित राष्ट्र भी इसका उपयोग करने से नहीं हिचकिचाते। अध्याय 8, आतंक की नई परिभाषा। ब्रेन वॉशिंग का विज्ञान। आधुनिक आतंकवादी संगठन आज भी उसी पुराने हथकंडे को अपनाते हैं। लक्ष्य व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी विचारधारा की ओर मोड़ना।
वे सीधे सपाट तरीके से बात नहीं करते, बल्कि एक ऐसा सपना बेचते हैं जो उनके शिकार को उसकी व्यक्तिगत परेशानियों का आदर्श समाधान लगता है। चाहे बात इस्लामिक कट्टरपंथ की हो या दक्षिणपंथी नस्लवाद की, तरीका लगभग एक जैसा है। पहले उन्हें यह यकीन दिलाओ कि समाज पूरी तरह से टूट चुका है, और फिर अपनी विचारधारा को उस टूटे हुए समाज का एकमात्र समाधान बताओ। इंटरनेट के जरिए बनाई गई खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो इन झूठी कहानियों को और भी विश्वसनीय बना देते हैं। इस ब्रेन वॉशिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि शिकार को ऐसा लगने लगता है जैसे उन्होंने कोई सौभाग्य प्राप्त कर लिया हो। हमने कई बार देखा है कि जवान, होशियार और उज्जवल भविष्य वाले युवक युवतियां ऐसी विचारधाराओं से जुड़ने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जैसे उन्हें कोई अलौकिक सत्य मिल गया हो। लेकिन यह सिर्फ ऑनलाइन नहीं रुकता। असली जाल तब कसता है जब वे इन संगठनों से व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं। फिर उन्हें रिश्तों, शादियों और सामाजिक जिम्मेदारियों के जरिए संगठन के साथ बांध दिया जाता है, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अध्याय 9, रस्पुतिन, पवित्रता और पाप का रहस्यमयी सम्मिश्रण। रस्पुतिन, जिसे मैड मंक कहा जाता है, अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का एक ज्वलंत उदाहरण था। उसने रूस के शाही परिवार तक पर अपनी पकड़ बनाई। और कैसे? एक तरफ वह दिव्य चमत्कारी योगी बनकर बीमारी ठीक करता, तो दूसरी ओर वह विलासी और इंद्रिय लोलुप संत की तरह व्यवहार करता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी दिखना कुछ और, होना कुछ और। वह कभी किसी को सीधे आदेश नहीं देता था, लेकिन लोग उसकी ऊर्जा से अपने आप झुक जाते थे। यह तकनीक आज के दौर में कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन यानी छिपी हुई भावनात्मक नियंत्रण की पहचान है। रस्पुतिन ने हिप्नोटिक ट्रांस, अजीब चुंबकीय आभा और कथित चमत्कारों के माध्यम से अपने अनुयायियों को वश में किया। उसके प्रभाव की तुलना आज के आध्यात्मिक गुरुओं, पंथ नेताओं और करिश्माई राजनेताओं से की जा सकती है, जो दिव्यता का आवरण ओढ़कर लोगों को नियंत्रित करते हैं। अध्याय 10, MK अल्ट्रा, CIA और माइंड कंट्रोल की भयावह सच्चाई। अब हम आते हैं एक ऐसे केस स्टडी पर जो एकदम सच्चा होते हुए भी कल्पना जैसा लगता है। CIA का गुप्त प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था इंसानी दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित करने की तकनीक विकसित करना। इसके लिए CIA ने ड्रग्स, नींद की कमी, पहचान मिटाने वाली तकनीकें और यहां तक कि LSD जैसी नशीली दवाओं का भी उपयोग किया, बिना किसी की जानकारी और सहमति के। सबसे चौंकाने वाली बात, इस प्रोजेक्ट के दौरान यह अफवाह भी फैली कि सरहान, जिसने रॉबर्ट कैनेडी की हत्या की, शायद हिप्नोटिक कंट्रोल में था। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, कुछ मनोवैज्ञानिकों और गवाहों ने इसे समर्थन भी दिया है। अगर यह साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि हिप्नोटिज्म से किसी को हत्यारा बनाया जा सकता है। CIA के इस कार्यक्रम ने दिखा दिया कि किस तरह एक देश अपनी नैतिकता के दिखावे के पीछे काले सच को छिपा सकता है, सार्वजनिक रूप से कुछ और, निजी रूप से कुछ और। अध्याय 11, ठगों की मनोविज्ञान, विश्वास का व्यापार। धोखेबाज, जिन्हें हम कॉन आर्टिस्ट्स कहते हैं, ये सिर्फ चालाक नहीं बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक खिलाड़ी होते हैं। इन्हीं में एक था चार्ल्स पोंजी, जिसने सबसे पहला पोंजी स्कीम बनाया। उसने दिखाया कि कैसे आत्मविश्वास, शांत व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके वह खुद को भीड़ से बचा सकता है। एक और नाम है ग्रेगोर मैकग्रेगोर, जिसने नकली द्वीप बेच दिए और लोगों ने जब असलियत जानी तब भी उसे बचाने की कोशिश की। ये सब लोग दूसरों की कमजोरी, लालच और भावनाओं को इस हद तक समझते थे कि उनके शिकार उन्हें दोष देने के बजाय उनका समर्थन करते थे। इनके स्टडीज से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा धोखेबाज एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है, भले ही उसका उद्देश्य घातक हो। अध्याय 1, माइंड कंट्रोल का रहस्य। MK अल्ट्रा की अंधेरी सच्चाई कल्पना कीजिए। एक ऐसी गुप्त योजना जिसे CIA ने चुपचाप चलाया, और इसका मकसद था मानव मन को नियंत्रित करना। अगर आपको लगता है कि यह सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है, तो यकीन मानिए इसकी सच्चाई और भी चौंकाने वाली है। MK अल्ट्रा CIA का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मन पर नियंत्रण पाने के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक
और रासायनिक तरीकों का प्रयोग किया गया। नींद से वंचित करना, पहचान मिटाना, सच्चाई उगलवाने वाली दवाएं और बहुत कुछ। और सबसे भयावह बात, इन प्रयोगों का निशाना बने थे आम अमेरिकी नागरिक, जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। CIA ने LSD जैसी खतरनाक ड्रग्स को बिना इजाजत लोगों को दे दिया, सिर्फ यह देखने के लिए कि उनका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया करता है। यह सब गैर कानूनी था, अनैतिक था और अमानवीय भी। कुछ थ्योरीज का तो यह भी कहना है कि CIA ने एक व्यक्ति सरहान को सम्मोहन की अवस्था में डालकर कैनेडी परिवार के सदस्य की हत्या करवाई। सरहान आज तक ये कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि उसने क्या किया और क्यों किया। अगर कभी यह सिद्ध हो गया तो यह साबित कर देगा कि हिप्नोटिज्म से इंसानों से हत्या करवाई जा सकती है। अध्याय 2, ठगों की गहरी मनोवैज्ञानिक चालें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिना किसी सरकारी ताकत के सिर्फ अपने शब्दों और आत्मविश्वास से लोगों को मूर्ख बना देते हैं। ठग। चार्ल्स पॉन्जी, जिनके नाम पर पॉन्जी स्कीम पड़ी, उन्होंने धोखाधड़ी को एक कला बना दिया था। उनका सीधा फॉर्मूला था, किसी व्यक्ति की कमजोरी पहचानो, उसे इस्तेमाल करो और खुद को हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी दिखाओ। पॉन्जी उन दुर्लभ लोगों में थे जो अपने धोखाधड़ी भरे साम्राज्य को सालों तक चलाते रहे बिना पकड़े जाएं। फिर आते हैं फेथ हीलर्स, जो बीमार लोगों की आस्था और दर्द का शोषण करते हैं। लोग इन पर इतना विश्वास करते हैं कि दवाइयां छोड़ देते हैं और कई बार अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। और फिर एक नाम जो अंधेरे में चमकता है, ग्रेगर मैग्रेगर। इस शातिर व्यक्ति ने अमीर लोगों को ऐसी जमीनें बेच दी जो अस्तित्व में ही नहीं थीं। दिलचस्प बात यह है कि जब उनके निवेशक इस झांसे को समझ गए, फिर भी उन्होंने मैग्रेगर का समर्थन किया, क्योंकि वे अपनी बेइज्जती को स्वीकार ही नहीं कर सके। सबक, जब आपके शिकार का घमंड बहुत बड़ा हो तो वे अपनी बेवकूफी मानने से इनकार कर देंगे, यहां तक कि खुद से भी। अध्याय 3, जब साइकोपैथ बना हीरो। एंडी मैकनैब की कहानी। साइकोपैथ, ये शब्द सुनते ही दिमाग में डरावने चेहरे आते हैं, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? एंडी मैकनैब इसका एक अलग उदाहरण है। उन्हें बचपन में छोड़ा गया, अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन फिर ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और SAS कमांडो बने। उन्होंने अपने साइकोपैथिक गुणों को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल किया। डॉक एविन डट्टन ने मैकनैब के साथ मिलकर एक किताब लिखी, जिसमें बताया कि साइकोपैथिक विशेषताएं जैसे डर पर नियंत्रण, त्वरित निर्णय और भावनात्मक अलगाव कुछ क्षेत्रों में फायदेमंद हो सकती हैं, जैसे आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देना, जोखिम भरे वित्तीय निर्णय लेना, मुश्किल हालातों में ठंडे दिमाग से काम करना। सबक, अगर सही दिशा और अवसर मिले तो एक साइकोपैथ भी समाज का हीरो बन सकता है। अध्याय 4, जब हिप्नोटिस्ट बना हत्याकांड में संदिग्ध। रिचर्ड बैंडलर। अब आते हैं एक विवादित व्यक्तित्व पर। रिचर्ड बैंडलर, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जनक। एक तरफ वो कहते हैं कि उन्होंने अपने तरीकों से खुद को व्हील चेयर से बाहर निकाला, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का इलाज किया और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। दूसरी तरफ उनका अतीत नशे, अपराध और हत्या के आरोपों से भरा पड़ा है। बैंडलर कोकीन का खुलेआम उपयोग करते थे और उन पर आरोप लगा कि उनके हथियार से एक महिला की हत्या हुई। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जो बातें उन्होंने उस घटना के बारे में कही, उनमें पश्चाताप की भावना नहीं, बल्कि घमंड झलकता है। बड़ी बात यह है, बैंडलर जैसे लोग NLP और हिप्नोटिज्म के मास्टर होते हैं और अपनी छवि को बार बार रिफ्रेम करके लोगों को भ्रम में डालते रहते हैं। कुछ लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, कुछ खतरनाक जादूगर। अध्याय 5, अंधेरे का उजाला। डार्क साइकोलॉजी के सबक। इन तमाम उदाहरणों से हमें क्या समझ आता है? CIA जैसे संस्थान भी जब अपने फायदे के लिए काम करते हैं तो नैतिकता की परवाह नहीं करते। ठग और धोखेबाज हमें बताते हैं कि विश्वास, जरूरत और घमंड इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। कुछ साइकोपैथ अगर सही दिशा में बढ़ें तो हीरो बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। अध्याय 8, ब्रेन वॉशिंग और CIA की काली साजिशें।
कल्पना कीजिए, एक ऐसा गुप्त प्रोजेक्ट जो खुद अमेरिकी नागरिकों पर दवाओं और हिप्नोटिक तकनीकों का प्रयोग कर रहा हो, बिना उनकी जानकारी या इजाजत के। यह कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। इसका नाम था MK अल्ट्रा, CIA का एक अत्यंत गोपनीय प्रोग्राम जिसका उद्देश्य था मन को नियंत्रित करने की तकनीकों को विकसित करना। इस प्रोजेक्ट के तहत नींद से वंचित करना, पहचान मिटाने जैसे मानसिक अत्याचार, सच उगलवाने वाली दवाएं और LSD जैसी खतरनाक नशीली दवाओं का गैर कानूनी प्रयोग, सब कुछ हुआ और सब कुछ अवैध और अनैतिक था। सबसे भयावह दावा यह है कि सरहान नामक एक व्यक्ति को हिप्नोटिक कंट्रोल में लाकर एक कैनेडी की हत्या करवाई गई। कई मनोवैज्ञानिकों और गवाहों ने यह दावा किया कि वह व्यक्ति उस समय अपनी चेतना में नहीं था। अध्याय 9, धोखेबाजों के दिमाग की चालें। हम सभी ने पोंजी स्कीम का नाम सुना है, पर क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक रणनीति क्या थी? चार्ल्स पोंजी, एक ऐसा इंसान जिसने केवल आत्मविश्वास और भरोसे के सहारे निवेशकों को ठगा, और जब भीड़ उसे पकड़ने पहुंची, वह शांत और सधे हुए अंदाज में उन्हें मना भी ले गया। ठग और धोखेबाज अक्सर उन प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें विज्ञान ने अभी हाल ही में प्रमाणित किया है, जैसे आत्मविश्वास की शक्ति, पीड़ितों की भावनात्मक जरूरतों का शोषण और एक कहानी गढ़ना जो सच लगे। ग्रेगोर मैकग्रेगोर, जिसने नकली द्वीप बेच दिए और लोग फिर भी उसका समर्थन करते रहे। यह साबित करता है कि जब एक ठग हमारे अहंकार और भावनात्मक जरूरतों को छू लेता है तो हम अपनी बुद्धि तक खो बैठते हैं। अध्याय 10, NLP मास्टर की अदृश्य पकड़। रिचर्ड बैंडलर का नाम NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में आदर से लिया जाता है, लेकिन उनके जीवन में ऐसे स्याह हिस्से हैं जिन्हें लोग जानना नहीं चाहते। उन पर एक हत्याकांड का मुकदमा चला जिसमें उनकी ही बंदूक इस्तेमाल हुई थी। वह ड्रग्स और अत्यधिक गुस्से के लिए बदनाम थे। फिर भी वह मैंने हजारों लोगों की मदद की है कहकर लोगों की नजरों से सच्चाई छिपा लेते हैं। यह है सेलेक्टिव फोकस का खेल, जहां ध्यान हटाकर एक नई कहानी पेश की जाती है। अध्याय 11, कल्ट्स की क्रूर हकीकत। KKK की ब्रेन वॉशिंग रणनीति। KKK अपने नए सदस्यों को ढूंढने के लिए सबसे पहले ऐसे लोगों की तलाश करता है जो मानसिक या आर्थिक रूप से टूट चुके हों। फिर वह दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं, धीरे धीरे दूसरों पर दोष डालना सिखाते हैं और अंत में व्हाइट ब्रदरहुड जैसी विचारधाराएं सामने लाते हैं। छोटे BBQ कार्यक्रमों से शुरू कर ये लोग धीरे धीरे अपने नए सदस्य को एक उग्र और हिंसक विचारधारा में ढाल देते हैं। जोन्सटाउन की आत्महत्या। जिम जोन्स, एक करिश्माई नेता जो धीरे धीरे अपने अनुयायियों को इस हद तक ले गया कि उन्होंने अपने बच्चों को जहर पिला दिया और खुद को मार डाला। ये सब हुआ आइसोलेशन के जरिए, झूठे आध्यात्मिक वादों के जरिए और एक राजनीतिक धर्म के नाम पर। अध्याय 12, पैटी हर्स्ट का अपहरण। जब पीड़िता ही अपराधी बन जाए। पैटी हर्स्ट, एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की, जब SLA नामक राजनीतिक समूह द्वारा अगवा की गई तो उसे अंधेरे में रखा गया, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गईं और फिर उसे अपराधों के लिए तैयार किया गया। धीरे धीरे वह बैंक लूटने लगी, हथियार उठाने लगी और दुनिया उसे आतंकवादी मानने लगी। पर मनोचिकित्सकों ने बाद में प्रमाणित किया कि उसका IQ गिर चुका था और वह एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अंतिम अध्याय, तलवार या ढाल। यह फैसला आपका है। अब आपके पास इस डार्क साइकोलॉजी की पूरी जानकारी है। सवाल यह नहीं कि आप क्या जानते हैं, सवाल यह है कि आप इसका क्या करेंगे। क्या आप इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे अपने और अपनों की रक्षा के लिए, या इसे एक तलवार बनाएंगे दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए? जो भी रास्ता चुने, अब आप अनजान नहीं हैं। आप सुन रहे थे डार्क साइकोलॉजी, एक सच जो डराता है। धन्यवाद। और अगर यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।